नाम से आप वाकिफ हो चुके हैं, नवीन शर्मा। पंजाब के पवित्र शहर श्री अमृतसर का रहने वाला हूं। अपनी पढ़ाई में मैंने एमबीए किया है। प्रोफेशनल करियर में मैं आईसीआईसी बैंक के लिए जॉब कर चुका हूं एज ए मैनेजर सेल्स लोन सेक्शन के लिए। जॉब भी अच्छी थी दोस्त, इनकम भी अच्छी थी। 20 से 25 हजार महीने का मैं कमा रहा था आज से 8 साल पहले उस जॉब में। लेकिन उस जॉब से मेरे बड़े सपनों का पूरा होना मुझे पॉसिबल नजर नहीं आता था। कुछ फाइनेंशियल नीड्स ऐसी थी फैमिली में जिसको जल्दी से जल्दी पूरा करना मेरी जिम्मेदारी में था। जैसे सिस्टर की मैरिज होने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि उसके लिए फाइनेंशियल जरूरत मैं परिवार की पूरी कर पाता। अपने लिए कुछ गोल और टारगेट ऐसे सेट किए हुए थे। जैसे मैं अपनी मैरिज से पहले अपने लिए एक नया घर लेना चाहता था, क्योंकि हमारा पुराना घर था जहां पे बहुत ऑर्डिनरी लिविंग स्टैंडर्ड था हमारा। अपने लिए नई गाड़ी लेना चाहता था। एक लाइफस्टाइल जो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहता है वो मैं लेना चाह रहा था। लेकिन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेरी जॉब से मिलने वाली इनकम का पोर्शन बहुत कम था। सिर्फ 5 से 10 हजार महीने की सेविंग करने से आप एक नया घर 3 से 4 साल में, जिसकी कीमत 40 से 50 लाख हो, नहीं बना सकते। इस सोच के साथ मैं कुछ पार्ट टाइम में और करने की तलाश में था ही कि मुझे ये ग्रेट सिस्टम ड्यू सॉफ्ट सुनने का शानदार मौका मिला। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, पार्ट टाइम मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया। शुरुआत के 6 से 8 महीने पार्ट टाइम जितना वक्त अपनी जॉब से मिलता था उतना निकालते हुए इस बिजनेस को किया। तकरीबन 8 महीने बाद मैंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया और फुल टाइम इस बिजनेस को करने की एक शुरुआत कर दी। पहला लगभग 1.5 से 2 साल मेरे बिजनेस के कई उतार चढ़ाव रहे, चैलेंजेस रहे, कई संघर्ष रहे। हर किसी की तरह बिजनेस में शुरू की इनकम कम रही, लेकिन 2 साल बाद बिजनेस का एक बेहतर लेवल आ गया, इनकम तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। उस समय एक सोच थी 6 फिगर पर मंथ, यानी लाख रुपए महीने से ऊपर मेरी इनकम हो, कुछ ऐसा मैं करूं। उस टारगेट को इस ड्यू सॉफ्ट ने मुकम्मल किया। 3 साल के एफर्ट के बाद मैं कुछ ऐसा कर चुका था जिस पे मैं प्राउड कर सकता था। अपनी सिस्टर की मैरिज मैंने ड्यू सॉफ्ट से कमा करके की। अपने पुराने घर को रेनोवेट किया। लाइफ में लाइफस्टाइल आ गया। फॉरेन टूर्स हुए, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, काठमांडू। कंपनी की ओर से ऐसी कई गिफ्ट टूर्स मिले। फिर एक ऐसा सपना पूरा किया जिसे आम जिंदगी में पूरा करना लगभग नामुमकिन था। इससे 4 साल पहले मैंने अपने लिए अमृतसर के बेस्ट पॉश एरिया, यानी कि सबसे बेशकीमती इलाके में अपने लिए एक नया घर खरीदा। 90 लाख यानी 90 लाख रुपए का दोस्तों। आज मैं एक खूबसूरत नए आलीशान घर में रहता हूं, शानदार गाड़ी चलाता हूं, मजेदार छुट्टियां बिताता हूं, ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिता पाता हूं। ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ इस एक पावर की वजह से, इस एक अपॉर्चुनिटी की वजह से, इस एक नाम की वजह से, ग्रेट सिस्टम की वजह से, जिसका नाम है ड्यू सॉफ्ट। दोस्तों, ऐसा सच नहीं है कि शुरू से ही मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत पॉजिटिव था। ज्यादा लोगों की तरह मैं भी इसके बारे में कोई सही राय नहीं रखता था। ना समझ लोगों की तरह इसे मेंबर बनाने वाले बिजनेस की तरह मानता था। लेकिन मेरी सोच उस समय बदली जब मैं एक सही संगत में गया, सही लोगों में गया, यानी कि अपलाइंस की संगत में गया, मीटिंग्स को अटेंड किया, सेमिनार को अटेंड किया, नेटवर्क बिजनेस से जुड़े हुए अच्छे लिटरेचर को पढ़ा। सोच बदली, समझ बदली और अचीवमेंट अपने आप आना शुरू हो गया। आज उस सिस्टम को फॉलो करते हुए जिसका नाम है जेनेसिस इंटरनेशनल सिस्टम, जिसके ट्रेनिंग सेशन के वर्कशॉप का आप हिस्सा हैं, उस ग्रेट सिस्टम से ही मैंने सीखा। उसी को फॉलो करते हुए आज लाइफ में जो अचीवमेंट्स हैं, जो हैप्पीएस्ट मोमेंट हैं, इस ग्रेट सिस्टम की वजह से हैं। इस सिस्टम की पावर को देखते हुए, इस सिस्टम से सीखते हुए ही वो लाइफ में तब्दीलियां आई कि मेरे बिजनेस का जो स्लो सेशन था वो फास्ट सेशन में बदला, अचीवमेंट में बदला। मेरी कोशिश है, जैसा कि आज मुझे एक मौका मिला है कि मुझे इस सिस्टम से सीखने में मिला है, उसमें से मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं। मैं आपके साथ इस बिजनेस को करने के रूप में एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा शेयर करने जा रहा हूं, जिसे अमल करना, जिसे फॉलो करना इस बिजनेस की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। यानी कि सबसे जरूरी नियम है कि आप उस बात को गहराई से समझें, अमल में लेके आए। इसीलिए इस टॉपिक को बेसिक्स ऑफ एमएलएम यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ज्यादा लोग जो आम जिंदगी में नेटवर्क बिजनेस के प्रति सही राय नहीं रखते,
उसके पीछे एक ये वजह है कि वो इस बिजनेस को सही तरह से नहीं जानते। उनमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, जिनमें मैं भी एक था, क्योंकि मार्केट का नेचर इस बिजनेस को लेके अभी इतना सकारात्मक नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास इसकी सही जानकारी है। और जो कुछ लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग उनमें से इस बिजनेस को समझने और सीखने से पहले छोड़ जाते हैं और फिर लोगों से कहना शुरू कर देते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलता, ये बिजनेस काम नहीं करता। ऐसा सिर्फ इस वजह से है कि वो इस बिजनेस की गहराई और इस ताकत को समझने से पहले ही इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। इसकी एक और वजह यह है कि वो इस बिजनेस को सही तरह से करने के तरीके को जान नहीं पाते, सीख नहीं पाते। एक समय की बात है दोस्त, दो दोस्त किसी दूसरे शहर में कारोबार के लिए जाते हैं और साथ में घूमने के लिए जब निकलते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति एक दुकान लगा करके बैठा और कुछ बेच रहा है। उससे पूछते हैं कि भाई साहब ये आप क्या बेच रहे हैं, क्योंकि वो जो बेच रहा है वो एक फल होता है लेकिन उसकी पहचान नहीं रखते, उससे उन्होंने पहली बार देखा होता है। कि आप क्या बेच रहे हैं? बेचने वाला उन्हें बोलता है कि ये नारियल है। ये किस काम में आता है? वो कहता है जी इसे ये खाने के काम में आता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट मीठा होता है और इसके पानी से आप प्यास भी बुझा सकते हैं। ये बात जानकर के वो उससे खरीद लेते हैं, लेकर के अपने घर वापस आ जाते हैं दूसरे शहर, और आकर के जब उसे खाने का प्रयास करते हैं तो जहां से भी उसको काटते हैं तो उन्हें बहुत बेस्वाद लगता है, उन्हें उसमें मजा नहीं आता। कोशिश करते हैं, आप समझ सकते हैं कि नारियल को बिना छिले हुए जब कोई खाने की कोशिश करेगा तो उसको कैसा स्वाद आएगा। उसे बेस्वाद पाने के बाद बार बार कोशिश करने पर जब वो उसे नहीं खा पाते तो उसे निराश होकर के फेंक देते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि शायद उस आदमी ने उन्हें बेवकूफ बना दिया, और अपने लोगों से भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार मैं दूसरे शहर गया तो ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई, मुझे किसी ने बेवकूफ बना दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो उस नारियल को खाने की सही विधि नहीं जानते थे, सही तरीका नहीं जानते थे। अगर वो उस नारियल को तोड़ने की और उसमें से जो मीठा फल है उसे निकालने की विधि जानते तो उसके मीठे फल का आनंद ले सकते थे, उसके मीठे पानी से आनंद ले सकते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और खो दिया और उसके बारे में अपनी राय बना ली कि ये सही नहीं है। यही इस बिजनेस के साथ होता है दोस्त, जो इस बिजनेस को शामिल हो जाते हैं लोग और बिना सीखे ही इसे छोड़ देते हैं। वो इस बिजनेस को करने के सही तरीके को नहीं सीख पाते, इसकी सही विधि नहीं जान पाते, और इस बिजनेस में छुपे हुए मीठे फल जो बहुत सारा धन, बहुत सारा समय की आजादी, एक सिक्योरिटी, एक सम्मान, सुरक्षा दिला सकता है, उससे वंचित रह सकते हैं। ये उनकी बदकिस्मती होती है। मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ वो बेसिक बातें शेयर करूं जो आपके लिए, स्पेशली जो पहली बार आए हैं इस बिजनेस में, जिनको अभी ज्वाइन किए कुछ 1 महीना हुआ है, जिनके लिए पहला वर्कशॉप है, वो इन बेसिक बातों को समझें, इस बिजनेस की भाषा को समझें, इसके बारे में अपनी राय को समझते हुए, सीखते हुए बनाएं और फिर आगे बढ़ाएं, ताकि जो सोच के साथ आपका सफर शुरू हुआ है वो मुकम्मल हो और आप अपने लिए उन सारी उपलब्धियों को हासिल करें। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए वो क्या करें जिससे आप अपने लिए अपनी कामयाबी का सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकें। दोस्त, बेसिक्स ऑफ बिजनेस जो एक्चुअल सिलेबस है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की सही परिभाषा के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। हमारा इंट्रोडक्शन होता है बहुत सारे लोगों से, लोग आपसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, ये इंडस्ट्री क्या है। इस इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करता है? इसमें आप एक बहुत बड़ी टीम बना के या अपने साथ कुछ टीम बना के, यानी कि लोगों का एक संगठन बना के, समूह बना के कंपनी के साथ जुड़ते हुए उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। आप बहुत सारे लोगों तक उसे पहुंचाते हैं, यानी कि आप कंपनी के चैनल पार्टनर बन जाते हैं। आपकी प्रमोशन से होने वाले बिजनेस के रूप में कंपनी आपके साथ कुछ प्रॉफिट शेयर करती है। आपके द्वारा बनाए गए नेटवर्क में जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके लाभ का फायदा उसके साथ साथ आपको भी मिलता है। बिजनेस की खूबसूरती है
कि जिस काम को आप अकेले कर रहे हैं उसी काम को आप 100 लोग यानी 100 दिमाग 200 हाथ से कर सकते हैं, फिर 1000 दिमाग 2000 हाथ, यानी कि जैसे जैसे आपकी टीम में काम करने वाले, समझ के सीख के करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, आपके लिए बिजनेस का मैन पावर बढ़ने की वजह से, इनपुट बढ़ने से आउटपुट बढ़ जाती है। यानी कि जो काम 1 साल में किया जाता है उसे 1 दिन और 1 हफ्ते में मुकम्मल कर दिया जाता है, जिस वजह से इस बिजनेस में 1 साल में कमाई जाने वाली इनकम जो किसी के लिए 1 लाख रुपया साल में होगा, इस बिजनेस में 1 हफ्ते में कमाई जा सकती है। ऐसा क्या करें कि आप उस इनकम को अचीव करें? इसका सफर शुरू हो रहा है, लेकिन दोस्त इट्स अ जर्नी। एक सफर है जिसमें आप पहले हफ्ते में कुछ सीखते हैं, फिर महीने में सीखते हैं, 3 महीने उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 6 महीने में आप और मैच्योर हो जाते हैं, साल में आप और मैच्योर हो जाते हैं, दूसरे साल में आप एक लीडर के रूप में पहचान बना लेते हैं, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल एक शानदार तरक्की के रूप में आपके पास होता है। ये हजारों लाखों प्रोफेशन की तरह एक कंप्लीट प्रोफेशन है। इट्स अ बिगेस्ट इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें काम करने वाले व्यक्ति को MLM प्रोफेशनल कहा जा सकता है। MLM प्रोफेशनल, यू शुड बी प्राउड टू बी ए नेटवर्कर। एक शानदार, जानदार और ईमानदार शख्सियत का नाम है नेटवर्कर, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोफेशनल। क्या आप अपने नेटवर्कर होने पर गर्व कर सकते हैं? बिजनेस का बेसिक में दोस्त है क्या? इस बिजनेस में आपको 4 बातें सीखनी होगी, जैसे नामों की लिस्ट तैयार करना, लोगों को कांटेक्ट कैसे करते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, यानी कि उन्हें आमंत्रित करना प्लान सुनने के लिए, फिर उन्हें प्लान दिखाना, उनको फॉलो अप करना और इसी क्रम को बार बार दोहराना। इन चारों स्टेप्स को आप एफिशिएंसी, योग्यता के हर क्रम पर ऊपर की तरफ लेकर के जा सकते हैं। शुरुआत आपकी हल्के तरीके से होगी, लेकिन जैसे ही आप मैच्योर होंगे, आप उसमें ज्यादा स्मार्ट और प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह उसमें करेक्शन कर सकते हैं। यानी कि आपके लिस्ट बनाने का तरीका पहले से बढ़िया हो गया, आपके लोगों को कांटेक्ट करने का, इनवाइट करने का तरीका पहले से स्मार्ट, ज्यादा प्रोफेशनल हो गया, आपके प्लान को समझाने का, बात करने का तरीका फिर पहले से ज्यादा स्मार्ट और प्रोफेशनल, और ऐसा ही आपका डिस्कशन यानी कि फॉलो अप करने का। सबसे पहले बात करता हूं कि बेसिक लेवल पर आप में से ज्यादातर लोग जो इसमें हॉल में होंगे, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग जो मैं बातें आगे करने जा रहा हूं उसको पहले से सुन चुके हों, बिकॉज बेसिक ऑफ द बिजनेस है, तो आपकी अपलाइन ने इसके बारे में आपके साथ कभी शेयर किया हो, लेकिन इन अ बेटर वे आपके साथ उस सब्जेक्ट को मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस करने जा रहा हूं ताकि आप एक बेहतर स्टूडेंट के रूप में इससे जान लें, और एक बढ़िया टीचर बनने के लिए आपको फिर से अच्छा स्टूडेंट के रूप में ज्यादा अच्छा सुनना और ज्यादा सीखना भी जरूरी है। आप उसे अच्छे से सुनेंगे, सीखेंगे, तो आप आने वाली टीम में उसको बेहतर सिखा पाएंगे और आपके नेटवर्क को बनाने में ये चीज आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। जैसा कि मैंने आपको बोला, फर्स्ट बेसिक, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? ये आपके इस बिजनेस को बड़ा बनाने की सबसे मजबूत नींव है। सबसे पहला स्टेप बेसिक रिक्वायरमेंट है। किसी भी इमारत को स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आप इस स्टेप को भी फॉलो करने में, अमल लाने में, बिजनेस की शुरुआत करते हुए पूरी समझदारी दिखाएं, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो रॉ मटेरियल है, यानी कि कच्चा माल है, वो आम लोग हैं, वो लोग जिन्हें आप जानते हैं और वो लोग भी जिन्हें आप नहीं जानते। उन्हें कैसे आपको शामिल करना है इस बिजनेस में, उसके लिए एक योजना का बनना जरूरी है, और उस योजना को बनाने के लिए उसकी रूपरेखा को एक कागज पर उतारने को हम लिस्ट कहते हैं। क्यों बनाना जरूरी है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। ये इसलिए जरूरी है, इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम एक समय पर बहुत सारे लोगों के नाम याद नहीं रख सकते। अगर मैं स्टेज पर बुला करके आप में से कुछ दोस्तों को सिर्फ इतना ही बोल दूं कि वो अपने मोबाइल में जितने भी नंबर सेव किए हैं उन लोगों के नाम ही एक बार दोहरा दें, फोन नंबर की बात सेकेंडरी है, तो हो सकता है कि एक समय पर 50 से ज्यादा नाम लेना उनके लिए मुश्किल हो जाए। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्त? यस। जबकि हमारे जानने वाले लोगों की गिनती 100, 200, 300, 400, 500 से ज्यादा होती है। उन सब लोगों के नामों को लिस्ट में उतारने के बाद आप अपने दिमाग को फ्री कर सकते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कामों के लिए। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं और इसे एक हल्का और मामूली स्टेप या काम समझते हुए लिस्ट को ना बनाने की गलती करते हैं, और लोगों को बिना लिस्ट बनाए हुए अपने
जानने वाले लोगों को प्लान करवाने की शुरुआत करते हैं, जिसके बुरे नतीजे ये निकलते हैं कि 2-4 लोगों की ना सुनने के बाद वो निराश हो जाते हैं और उन्हें अपनी लिस्ट में, यानी कि अपने दिमाग में बचे हुए सारे नाम नेगेटिव सोच की वजह से दूर दिखते चले जाते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था ये कि आपको बहुत सारे नाम एक समय पर याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए जब आप उसे कागज पे उतार लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा आगे बढ़ना। ये आपको आपकी कार्य की योजना बनाने में हेल्प करेगा, यानी कि वर्क प्लानिंग करने में आपको हेल्प होगी। जब आपकी लिस्ट पेपर पर आ जाएगी तो आपके बिजनेस को आप ज्यादा तेज गति दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक टारगेट होगा कि आप कितने लोगों की अपॉइंटमेंट्स रखें, किन किन लोगों को कॉल करें, उनमें से किसका चुनाव करें। यह चीज जब एक ब्लूप्रिंट के रूप में कागज एक पन्ने पर लिखी जा चुकी होगी तो आपके लिए सोचना और उस पर योजना बनाना आसान और बेहतर हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्त? यस। आमतौर पर इस बिजनेस में जब हम शुरुआत करते हैं तो लिस्ट को 2 भागों में बनाया जाता है या बनाना चाहिए, इसलिए कि हमारे जानने वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हमारे सीमित एरिया में हैं, यानी कि हमारे लोकल जानने वाले लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब लोग। और सेकंड लिस्ट को हम कहते हैं आउट स्टेशन लिस्ट, यानी कि लिस्ट को 2 भागों में बनाया जाना चाहिए, एक है लोकल लिस्ट और एक है आउट स्टेशन लिस्ट। क्या मतलब है इस बात का? लोकल लिस्ट में जो आपके 100 किलोमीटर के दायरे में जानने वाले लोग हैं, आप उनके नाम लिख सकते हैं। और आउट स्टेशन लिस्ट में जो 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले लोग हैं उनके नाम लिखिए। कहने का भाव यह है कि लोकल लिस्ट पर आप तुरंत शुरुआत कर सकते हैं, उन्हें मिलने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप एक दिन में 2 लोगों को, 4 लोगों को, 6 लोगों को अपॉइंटमेंट रख सकते हैं। और आउट स्टेशन के लिए आपको स्पेशल जाना होगा, इसलिए दोनों कामों के ऊपर एक्शन एक योजना के अनुसार हो। पहले से नाम अलग अलग लिस्ट में लिखने से आपके लिए उस पर प्लानिंग बनाना आसान होगा और आपकी अपलाइन को आपको गाइड करना आसान हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्त? यस। लिस्ट बनने के बाद उसका फिर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, करना चाहिए। उसे बोला जाता है 2 भागों में बांटना, एक वार्म लिस्ट और एक कोल्ड लिस्ट। वार्म लिस्ट हम किसे कहते हैं? जिन लोगों के बारे में हमारा यह अंदाजा रहता है कि अगर मैं इसको प्लान बताऊंगा तो ये निश्चित ज्वाइन कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे संबंध उसके साथ ज्यादा मजबूत होते हैं। और एक कोल्ड लिस्ट जिसके बारे में हमारा अंदाजा रहता है कि ये शायद नहीं करेगा या ये मेरी बात नहीं मानेगा, उनके नाम आप कोल्ड लिस्ट में डालते हैं। वार्म लिस्ट में आप प्लान के लिए अपनी अपलाइन की मदद लें ताकि वो और भी जल्दी से आपके साथ सिस्टम में ज्वाइन हो जाएं। और कोल्ड लिस्ट के लिए आप खुद से अपनी अपलाइन से सीखने के बाद प्लान की शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको बिजनेस को सिखाने में आपकी मदद करेगी। प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए दोस्त। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। जिस व्यक्ति के बारे में हमारी सोच है वो नहीं करेगा, अगर आप उसको प्लान दिखाएंगे, आप तो पहले से जानते हैं वो नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं करेगा, अच्छी बात, कर लिया तो आपका बोनस, नहीं करेगा तो आपकी तो प्रैक्टिस हो रही है। क्या मैं सही कह रहा दोस्त? यस। और ये गिनती को बढ़ाने में आपकी ज्यादा मदद करेगा। लिस्ट बनाने के बाद उसको फॉर्मेट के आधार पर बनाना चाहिए। आपकी अपलाइन आपको गाइड करेगी और करती है कि आपको लिस्ट में ये चीजें लिखनी है। एक लिस्ट बनाने का मतलब है रफ पेपर पर नाम लिखा और सामने उसका नंबर, या खाली नाम ही लिखते हैं कई लोग। ये एक गलत तरीका होगा बिजनेस में आगे बढ़ने का। सही और बेहतर और प्रोफेशनल तरीके से चीजों को फॉलो करने से आपके लिए सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। धन्यवाद। यह भी मेरे सेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप जब किसी सेमिनार में शामिल हो, नोट फॉर मी, मेरे लिए नहीं, ये सोचते हुए कि आप अपने लिए और इस ग्रेट सिस्टम के लिए ताली बजा रहे हैं जिसका नाम है ड्यूसॉफ्ट। तो ड्यूसॉफ्ट के लिए ताली कैसी होनी चाहिए दोस्त? धन्यवाद। ये माहौल में शामिल रखिएगा, ये आपको भी ऊर्जा देगा और मुझे भी ऊर्जा देगा और मुझे लगेगा कि आप हमारी बात को, यानी कि इस बिजनेस में आगे बढ़ रही कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। फॉर्मेट के आधार पर बनाने से क्या फायदा है? इससे हम उस व्यक्ति के प्रोफाइल को समझने में, जानने में हेल्प मिलेगी, जिससे कि उसको हम जब कांटेक्ट करें, इनवाइट करें, उसको आमंत्रण दें 1-by-1 प्लान के लिए या मीटिंग के लिए, हम एक सही भाषा का चुनाव कर सकें। फॉर्मेट में जब बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, तो आपके लिए 4-5 चीजें
उस व्यक्ति विशेष के बारे में ये राय बनाने में आपकी मदद करेंगी कि आपको उसको कॉल करने का यानी कि उससे समय लेने का बेहतर तरीका क्या होना चाहिए। यह चीज आपको लीडर को यानी कि आपकी अपलाइन को प्लान और फॉलोअप करते वक्त उस व्यक्ति के साथ क्या भूमिका रहे, क्या ओवरव्यू रहे, इस बात का चुनाव करने में भी मदद करेगी, यानी कि इसको पहले से प्लान किया जा सकेगा, निर्धारित किया जा सकेगा। लिस्ट का एक फॉर्मेट सामने है, हो सकता है कि आपको विजिबिलिटी की वजह से ना दिख सके। एक अच्छे नोट बुक पर, डायरी पे, जो आप हमेशा संभाल के रख सकें, ऐसी नोटबुक पर आप ऊपर कुछ हेडिंग्स बनाते हुए उसके नीचे डिटेल नोट कर सकते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम क्या है, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, देन प्लेस कहां का रहने वाला है, उसकी एज क्या है, और डिटेल में लिखना हो तो यह भी लिख सकते हैं कि दैट इज मेल और फीमेल, ताकि आपकी अपलाइन कभी उस लिस्ट को स्टडी करे तो उसे आसानी रहे समझने में, देखने में। उस व्यक्ति का एजुकेशन क्या है, पढ़ाई में क्या किया हुआ है, यह जानना भी बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, टेक्निकल एजुकेटेड है, कि आप अपने प्लान के कौन से हिस्से से उसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। उसका वर्क स्टेटस, वो एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, अगर एम्प्लॉयड है तो उसका प्रोफेशन क्या है, उसको लिखना, ये आपके लिए बहुत मदद करेगा, आपकी अपलाइन के लिए मदद करेगा। उसकी इनकम क्या है, अंदाजे से लिख सकते हैं, गेस यानी कि अंदाजे से 10,000 से 15,000 या 20,000 से 30,000। अनएम्प्लॉयड है तो उसकी फैमिली इनकम को लिखना बहुत हेल्प करेगा। उस व्यक्ति से आपका रिलेशन क्या है, रिलेशन का स्टेटस क्या है, वार्म है, कोल्ड है, जैसे कि आपको बताया गया था। इस बिजनेस में जिसके साथ बेहतर रिलेशन उसको हॉट बोलते हैं, एवरेज वाले को वार्म, और जिसके साथ बहुत ठंडे रिलेशन है या स्ट्रेंजर मार्केट में जिन लोगों से मिलते हैं उन्हें हम कोल्ड रिलेशन बोलते हैं। और लास्ट में लिख सकते हैं एसटीपी की डेट। वो कॉलम इसलिए रखा जाएगा कि जब आपके साथ उसका अपॉइंटमेंट मैच्योर हो चुका होगा, प्लान मैच्योर हो चुका होगा, उस डेट को डालने में हेल्प। या इसको आप सिर्फ लिस्ट बनाने तक सीमित रखते हुए अपने प्लान करने के एक्शन को दूसरे पेपर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसे हम एसटीपी रिकॉर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा लेटर ऑन और बात कर सकता हूं। लिस्ट बनाने में इंपॉर्टेंट है क्या, लिस्ट बनाने के लिए कौन से कदम आपको हेल्प कर सकते हैं, कौन सी चीजें आपके लिए ज्यादा मदद करेंगी उन नामों के बारे में सोचने के लिए। लिस्ट बनाने के लिए आप अपने मोबाइल फोन की हेल्प ले सकते हैं। मोबाइल फोन में जितने भी नाम सेव किए गए हैं उनमें हर व्यक्ति आपको जानता है, इसलिए वो सेव है। कई बार लोगों से बात करने पर कहा जाता है लिस्ट बनाइए, तो वो कहते हैं मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। इसी तरह से एक एक्सरसाइज में एक बार मेरी डाउनलाइन ने जब ये कहा कि सर मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, तो आई सेड जस्ट गिव मी योर फोन। फोन लेने पर जब मैंने उसके नंबर स्क्रॉल करने शुरू किए तो लगभग 120 से ज्यादा नाम उसमें लिखे हुए थे। तो जस्ट आज की दोस्त आप इन्हें जानते हैं इसलिए ये मोबाइल में नेम सेव है। यस, यही तो वो लोग हैं जिन्हें मिलने के लिए आपको शुरुआत करनी है। आसान हो गया, यानी कि नामों की लिस्ट बनाने में सेल फोन आपको मदद कर सकता है। एड्रेस बुक जो हम पहले यूज करते थे, उससे आपके रिलेटिव्स के नंबर आपको मिल जाएंगे। आपकी पुराने किसी फंक्शन की एल्बम, उसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं जिनसे हम आज कांटेक्ट में हो सकता है ना हो, उन एल्बम को देखने से आपको याद आएगा इसका नाम भी लिखना चाहिए, इसका भी लिखना है, इसका भी लिखना है। ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी। और भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लिस्ट बनाने में मदद करेंगी। लिस्ट बनाने में एक बेसिक स्टेप बोला जाता है, आप फ्रेंड्स फार्मूले को यूज करें। एफ मतलब फ्रेंड्स, सब दोस्तों के नाम एक बार सोचने से आप उस लिस्ट को मुकम्मल कर सकते हैं। आर फॉर रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के नाम सोचने से आपके लिए सोचना आसान हो सकता है। इसी तरह से आपके नेबर्स हो गए। अलग अलग कैटेगरी में सोचने से आप बहुत सारे नामों को सोच करके जब लिख लेंगे, उसे पेपर पे स्टोर कर देंगे। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू मेक योर लिस्ट। लिस्ट बनाने में अक्सर जो लोग कई बार गलती करते हैं कि नाम लिखने से पहले उस व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद ये नहीं करेगा, या ऐसा भी कि ये नहीं कर सकता। इसको हम बोलते हैं कि वो प्री जज करते हैं। इस बिजनेस में सिखाया जाता है कि आप कभी भी प्री जज ना करें, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में ये अंदाजा ना लगाएं कि वो इस बिजनेस को नहीं कर सकता या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को समझाने की भूमिका अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए कुछ भी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है जिसके बारे में आपकी राय ये है कि वो पहले से बहुत पैसे वाला है, उसको इस बिजनेस को करने की क्या जरूरत। हो सकता है कि उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर इस बिजनेस में पीएमएफ यानी कि इस बिजनेस में लाने का एक सही वजह, टाइम फ्रीडम आप दिखा के ला सकें। आप इस बिजनेस में स्टेज पर मिलने वाला सम्मान
दिखा सकें, सोशल सर्कल बढ़ता है, ये चीजें दिखा सकें। एट द एंड शॉर्ट यही है कि प्री जज मत कीजिए। जितने भी ज्यादा लोगों को आप जानते हैं, जितने भी अधिक लोगों को आप जानते हैं, उनके नाम जरूर लिखिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। अपने से एक टेस्ट करके देखिएगा कि कितने लोगों के नाम, कम जानने वाले ज्यादा जानने वाले लोगों के नाम शामिल कर सकते हैं। रॉयल्टी के लिए कितनी ज्वाइनिंग चाहिए होती है? सोचिए कि 1250 लोगों को प्लान करने से पहले अगर सिर्फ नाम लिखने से ही आपको रॉयल्टी मिल रही हो, तो 1250 नाम लिखने में आप कितना समय लेंगे? शायद एक दिन भी आपके लिए ज्यादा पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्त? यस, धन्यवाद। इसमें और जो चीज हेल्प कर सकती है, उन लोगों के भी नाम लिखिए जिन्हें आप कभी पास में, बहुत पुराने समय में, अतीत में जानते थे। आपके प्राइमरी स्कूल के क्लासमेट्स हो सकते हैं, जिन्हें अब आज आप दोस्त नहीं मानते, पर वो आपकी पहचान में आज भी हो सकते हैं। आपके पुराने प्राइमरी स्कूल के फ्रेंड्स, आपके 8th से 10th आपकी प्लेग्राउंड्स के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट्स के फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सिर्फ एक नहीं, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी बनाते हुए आप इस लिस्ट को लंबा कर सकते हैं। लिस्ट बनाने में एक चीज और इंपॉर्टेंस, आपको एक पॉइंट उस समय आपको हेल्प करेगा कि आप उन लोगों के नाम को अपेक्षित रूप में प्रेफरेंस दें, ज्यादा लिखें, जो आपके सोशल सर्कल में, इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड में आपसे बेटर हो। क्योंकि लोग कई बार गलती करते हैं, हमेशा अपने नीचे वाले लोगों के नाम लिखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें वो आसानी से ज्वाइन करवा सकते हैं, और ऊपर वाले लोगों को वो हेजिटेशन की वजह से छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उन लोगों के नाम लिखें, ऐसे लोगों के जो आपके सोशल और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में आपके बराबर या आपसे ज्यादा हो। लिस्ट को बनाने के बाद, उस पर वर्किंग एक्शन करने के बाद, योजना लेने के बाद आपका एक्शन शुरू हो जाता है। एक्शन में कुछ लोग आपकी बात सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। एक समय पर ऐसा भी आता है कि एक व्यक्ति को लगने लगता है कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई सर, अब मैं किसको प्लान करूं। एक नेटवर्कर होने के रूप में आपको अपने स्वभाव में, अपनी आदतों में कुछ ऐसा बदलाव लेके आना चाहिए कि ये लिस्ट खत्म होने वाली प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए। वो कैसे? हमेशा मौकों की तलाश में रहिए। जिन भी लोगों से आप संपर्क में आए, उन्हें दोस्त बनाने की पहल कीजिए। नए लोगों से मिलने तथा उन्हें दोस्त बनाने की आदत का विकास करें। ये लिस्ट को निरंतर, यानी कि लगातार बड़ा करने में आपकी मदद करेगा। ये लोग आपको आपकी यात्रा के दौरान ट्रेन में, बस में अक्सर कई जगह मिलेंगे। इसके लिए आप सोशल क्लब में जाते हैं, धार्मिक संस्थान में जाते हैं, मैरिज फंक्शंस में जाते हैं। पहले आप चुप रहते थे, अभी बात करने की शुरुआत कीजिए। दोस्तों के दोस्तों से मिलिए, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों से मिलिए। यानी कि अपने सर्कल का दायरा बढ़ाने से आप उनके नाम लिस्ट में लगातार शामिल कर सकते हैं, और आने वाले समय में वो आपके लिए, आपके प्लान के लिए एक बेहतर मटेरियल बनेगा। जैसा कि पहले कहा है, एक अच्छा नेटवर्कर हमेशा नए नए दोस्त बना लेता है, संभावनाएं तलाश कर लेता है। मेरे साथ ये अक्सर होता है। मेरा कोई भी सफर ऐसा नहीं जाता जिसमें मैं 3-4 दोस्तों से इंटरेक्ट ना करूं, उनके नंबर एक्सचेंज ना करूं। जिस होटल में रुकते हैं वहां के मैनेजर से दोस्ती हो जाती है, उसके ओनर से दोस्ती हो जाती है, साथ आसपास रूम में लेके रहने वाले लोगों से दोस्ती हो जाती है। ऐसे हजारों मौके। और इस बिजनेस को बढ़ाने में ये वाला सेक्शन आपको ज्यादा मदद करेगा। 2 तरह की लिस्ट होती है। एक लिस्ट वो जिन्हें आप जानते हैं, जिनके आप नाम लिख लेते हैं। एक लिस्ट वो है जिन्हें आप नहीं जानते, जिसकी गिनती करोड़ों में है। यह आप पे निर्भर करेगा कि आप कितनी तेजी से उनसे पहचान बढ़ाते हैं। वेल दोस्त, लिस्ट के एनालाइज करने पर, लिस्ट को बढ़ाने पर, आपकी सीसी लिस्ट हो, यानी कि कोड कंडक्ट जिसको लिस्ट बोलते हैं, ये लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। एक रेफरेंस लिस्ट होती है। जिन भी लोगों को प्लान किया जाता है, उनसे फर्दर रेफरेंसेस लेकर के उन लोगों के प्लान करना उस लिस्ट को बड़ा करने में आपकी मदद करता है। जिन लोगों ने नो बोला, उनसे भी रेफरेंसेस लेके इस लिस्ट को बढ़ाया जा सकता है। ये इसका एक एडवांस वर्जन होगा जो आप अपनी अपलाइन से जानेंगे, सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लिस्ट बनाने तक जो आपसे फर्स्ट बेसिक था वो मैंने आपसे शेयर किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब आप इस बिजनेस के अगले पड़ाव पर, यह बिजनेस का सेकंड बेसिक है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे हिसाब से बिजनेस के लिए, आपके नतीजे इस बात पर बहुत हद तक
निर्भर करते हैं कि आप जिन लोगों को प्लान दिखाने वाले हैं या अपनी अपलाइन की मदद से दिखाएंगे, उनको प्लान करने के वक्त समय लेते हुए किस तरह से आपने अप्रोच किया, किस तरह से उनसे बात की। ड्यू सॉफ्ट बिजनेस के सफल निर्माण का आधार काफी हद तक आपके लोक संपर्क की कला पर आधारित है, यानी कि आप लोगों को कैसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे डील करते हैं, कैसे उनसे। हमें लोगों से संपर्क इस प्रकार करना होगा ताकि हम उनकी मानसिक सोच को इस बिजनेस के प्रति सकारात्मक कर सकें, यानी कि जब हम उनसे कांटेक्ट करें तो उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन हो, इसे जानने के लिए, सुनने के लिए। इसके लिए हमें लोगों को थोड़ा प्रभावी ढंग से पूरे विश्वास के साथ कांटेक्ट करना होगा ताकि उनके इस बिजनेस के प्रति विश्वास को हम मजबूत बना के रख सकें। इट इज ए आर्ट ऑफ प्रैक्टिस जो आप लगातार बार बार करके ही सीख सकेंगे। मेरी अभी आने वाले समय के लिए जो कुछ बातें होंगी, ये आपको कुछ आधार अपनी भाषा में चुनाव करने में मदद करेगा। बाकी मोर यू टॉक मोर यू विल लर्न, यानी कि ज्यादा लोगों से बात करेंगे, ज्यादा सही तरीके से करेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ये आपको इस बिजनेस के बारे में ज्यादा सही सिखाएगा। लोगों से समय लेने के लिए, मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के रूप में उनसे एक समय फिक्स करने के लिए हमारी अप्रोच बीइंग ए प्रोफेशनल इस बिजनेस में ऐसा सिखाया जाता है कि आप हमेशा टेलीफोन का इस्तेमाल करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप किसी को मिलने के लिए समय ले रहे हैं और आप प्लान करना नहीं जानते, और उस व्यक्ति को जब आपकी बातचीत की शुरुआत होगी तो वो आपसे कुछ ऐसे सवाल करेगा, अगर आप मिलते हुए उससे समय ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप उस क्यूरियोसिटी को बना के ना रख पाए, ना चाहते हुए भी आप उसको कुछ बोल जाएं। बेहतर होगा कि आप हमेशा समय लेने के लिए उसके लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि फोन पर बात करते हुए आप ऐसा एहसास दिला सकते हैं कि आप जल्दी में हैं और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे हैं। सीखने वाली बात कि जब भी आप लोगों से अपॉइंटमेंट रखें या मीटिंग के लिए कॉल करने के लिए समय मांगें, तो आप पहला प्रेफरेंस हमेशा फोन के लिए रखें। अगर अचानक कहीं कोई मिल भी गया है और आप उससे प्लान करने का समय रखना भी चाहते हैं, तो उस समय सिर्फ फोन नंबर लेकर के, अगर नंबर नहीं है आपके पास, बाकी बात को बाद के लिए टाल दें कि मुझे एक आपसे काम है, मैं आपसे फोन पे बात करूंगा। टेलीफोन का इस्तेमाल करना आपके लिए, इस बिजनेस के लिए, आमंत्रण देने के लिए बेसिक लेवल पर जरूरी होगा। कैसे बात करते हैं बिजनेस में, कुछ 2-4 चीजें हैं जो कहा जाता है कि आप इस तरह से बात करें, सामान्य बातचीत से शुरुआत करें, आप ज्यादा लंबी बात ना करें। जब फोन पे किसी को इनवाइट करें, जब आप उससे बात करें तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि आप उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल कर रहे हैं, ना कि उस बारे में एक्स्ट्रा बातों को करते हुए उस कन्वर्सेशन को बड़ा करने के लिए। एक प्रोफेशनल कॉल की तरह वो शॉर्ट हो, सिंपल हो, आप उसमें उत्तेजित दिखें, तेजी दिखे उसमें, आपका टारगेट उसमें उसके साथ टाइम फिक्स करने का है। मिलने का समय कंफर्म किया जाता है। एक एग्जांपल के रूप में आप वो चीज शेयर कर सकते हैं, जैसे अपने दोस्त को फोन करने पर आप सामान्य 4 चीजें जो मैंने आपसे शेयर की हैं कि उसका सामान्य तरीके से बातचीत करें, मतलब उसका हालचाल पूछा, शॉर्ट में आगे बढ़े, उसको अर्जेंसी दिखाई कि आप किस लिए मिलना चाह रहे हैं, उसको पर्पस क्लियर किया, पर्पस को बताते हुए उसे अपॉइंटमेंट का डिमांड किया, डिमांड करने के बाद फिर आगे बढ़े और अपॉइंटमेंट को कंफर्म करके अपनी कॉल को क्लोज कर दिया। जैसे अगर मैं अपने फ्रेंड अजय को फोन करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि हाय अजय, हाउ आर यू, क्या हालचाल है, और फैमिली में सब ठीक ठाक? वेल, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया, मुझे कुछ काम था आपसे, बताओ हम कब मिल सकते हैं, आज या कल? यह है सीधा आगे बढ़ने का तरीका, ऑप्शन देते हुए। कल या परसों, ठीक है, कल रखते हैं सुबह या शाम, शाम रखते हैं 6 बजे या 8 बजे। ये चीज आपको आगे बढ़ने में, इस तरह से 4-5 चीजें हैं जिसमें आप उससे बातचीत करते हैं, उसको मैसेज देते हैं आप किस लिए मिलना चाह रहे हैं या आप उससे मिलना चाह रहे हैं। जब भी सामने वाला आपसे जानने की कोशिश करे कि आप किस लिए मिलना चाह रहे हैं, यहां पर यह कहते हुए आगे बढ़ा जा सकता है कि मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूं, मैं आपको मिल करके बताऊंगा। यह इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है।
नए लोग कई बार गलती करते हैं, फोन पे प्लान को समझाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी है, ड्यू सॉफ्ट है, एजुकेशन है, बिजनेस है, कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। जब भी वह पूछे कोई भी सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देना है कि मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूं, मिलके बात करूंगा। ये अपने खास दोस्तों से ऐसा बोला जा सकता है। कॉल करने के लिए समय लेते हुए हर व्यक्ति विशेष के हिसाब से आपकी भाषा का बदलना जरूरी है। आप अपने दोस्तों से कुछ अलग अंदाज में बात करते हैं, रिश्तेदारों से भी लगभग, उसमें आपके रिलेशनशिप का कितना लेवल है। ज्यादा क्लोज फ्रेंड को इतना बोलना ही काफी है कि आपसे थोड़ा काम है, मिलना चाह रहा हूं। और कम एसोसिएशन है तो आप उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। उस बात में जैसे कि मैं अगर ये कहूं कि आप अपने रेफरेंस टू रेफरेंस किसी को आगे फोन कर रहे हैं, जैसे डाउनलाइन के लिए अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आपके पास अजय जी के आगे फ्रेंड का नंबर है, विनोद का, तो आप फोन कर रहे हैं, हेलो क्या मिस्टर विनोद बोल रहे हैं? हेलो विनोद जी नमस्कार, मेरा नाम नवीन शर्मा है, आप मुझे नहीं जानते, मुझे आपका रेफरेंस अजय जी ने दिया था और वो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। मैं और अजय जी मिलकर के एक एजुकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें पार्ट टाइम काम करते हुए अपनी इनकम को भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि आप हमेशा से एम्बिशियस रहे हैं और आपको इस प्रोजेक्ट पर बता करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। आई एम नॉट श्योर कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए कैसे साबित होंगे, लेकिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए अगर मैं आपसे मिलना चाहूं तो कौन सा समय ज्यादा सही रहेगा, कल या परसों? सीधा फिर ऑप्शन आ गया परसों। अगर वो ये पूछ रहे हैं क्या है, किस बारे में, तो बात वही सिंपल, यही बताने के लिए तो मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। हम मिलने का फिक्स करते हैं, बाकी बातें मिलकर के हो जाएंगी। यस आप आउट ऑफ सेशन जा रहे हैं, अपने किसी रिलेटिव को आप इनवाइट करना चाह रहे हैं, किसी जगह सेमिनार है, फॉर एग्जांपल लुधियाना में सेमिनार है, आपका कोई रिलेटिव वहां पे रहता है, आप उसे वहां पे इनवाइट करना चाहते हैं, वो स्टडी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एनीथिंग, आप उसको फोन करके बोल रहे हैं, हाय अजय, आप फ्रेंड हैं या रिलेटिव हैं, हाय अजय हाउ आर यू, क्या हालचाल? वेल दोस्त, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि आपके शहर में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। मैं उस प्रोजेक्ट में शामिल हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी उस सेमिनार में शामिल हों और उसकी सही जानकारी लें। अगर आप मुझे वहां मिलेंगे तो मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। तो वहां आने के लिए आपको मैं बुलाना चाहता हूं, तो आपके लिए ज़्यादा सही समय कौन सा रहेगा, ये संडे या अगले संडे? अगर आप संडे के हिसाब से बात करें, आप इस ऑप्शन में वीकली ओपन मीटिंग यहाँ रहती है, वहाँ ऑप्शन में बात कर सकते हैं। यानी कि किसी के लिए बोल देना कि आप एजुकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो भी एजुकेशन में जुड़ा हुआ है। इसको इस तरह से दोहराया जा सकता है जैसे और आगे कि हाय अजय, और पढ़ाई कैसे चल रही है, आप ठीक ठाक हैं? वेल आपको शायद मालूम नहीं, मैं आजकल एक बहुत अच्छे एजुकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आपको ये आपकी एजुकेशन में बहुत हेल्प कर सकता है। उसी से रिलेटेड एक सेमिनार आपके शहर में हो रहा है, अगर आप वहां आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस जो बातें आपको खुद को सुनने के लिए सही लगें, स्पष्ट लगें, सरल लगें, आप सोच करके देखें कि ऐसा बोलने पर आप कैसा महसूस करेंगे। अगर किसी का कॉल आप तक आए तो आप जानने के लिए निश्चित तौर पर ज्यादा मौकों पर हां कहना चाहेंगे। उस सरल भाषा का इस्तेमाल आप लोगों को कांटेक्ट करने के लिए, समय लेने के लिए, इनवाइट करने के लिए करें, तो ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। इसको समझने और समझाने के लिए एक भाषा को और बेहतर तरीके से, जैसे मैंने बोला, सामान्य बातचीत से शुरुआत करें। एक फॉर्म फार्मूला समझाया जाता है, FORM, यानी कि फैमिली के बारे में पूछना, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना, उसको मैसेज देना, रिक्रिएट करना और मनी मैसेज देना। किसी दोस्त से इस तरह से बात की जाए जो बिजनेस में हो कि हाय अजय हाउ आर यू, क्या हालचाल, और परिवार में सब ठीक ठाक, और आजकल आपका कारोबार कैसा चल रहा है? तो ज्यादातर मौकों पर देखा गया है कि ज्यादा लोग अपने बिजनेस से, जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, तो वो ऐसा मैसेज देते हैं जो नाखुश वाला हो। नहीं हो तो एक और स्मार्ट वर्क ये कर सकता हूं मैं, या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक अपनी जॉब में बिजी है,
तो मैं उसको एक ऐसा फैक्टर कई बार यूज करता हूं, जैसे कि कहने के लिए दोस्त, और आजकल तो मजे यार, जॉब में जाते हो सुबह 10 से 5 और बाकी सारा दिन ऐश। इस तरह से आप अपनी जॉब में मजे ले रहे होंगे, तो आगे से वो कहता है कहाँ यार, सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है, रात को 8 बजे पहुंचते। उसकी इस बात को ही पकड़ते हुए, अच्छा मैं तो सोच रहा था यार बड़ा मजे से कट रही होगी, बट एनीवे मैं एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें आप अपनी जॉब के साथ साथ बिना अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए हुए एक अच्छी इनकम की ओर बढ़ सकते हैं, और उसके लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगाना पड़ता। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मिलकर के हम उस प्रोजेक्ट पे बातचीत करें। यस, यानी कि आपने उस व्यक्ति के परिवार के बारे में पूछ लिया, ऑक्यूपेशन कारोबार के बारे में जाना, रिक्रिएशन किया, मनी मैसेज दिया। जब अजनबी लोगों से आपकी बातचीत हो, मुलाकात हो, उनके परिवार के बारे में पूछना, उनके कारोबार के बारे में पूछना, आपकी बातचीत को आगे बढ़ाने में, उस व्यक्ति विशेष के बारे में जानने में, आपको उस व्यक्ति से लेटर ऑन रिलेशन को बनाते हुए कांटेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। ये चीज वहां पर भी टेक्निक बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी भी बात करें उसमें आत्मविश्वास जल के, हो सकता है कि शुरुआत में आपको यह मुश्किल लगे, लेकिन लगातार करने से मुश्किल काम आसान हो जाता है। द थर्ड बेसिक ऑफ द बिजनेस, जो इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसपे आपको सीखना, जिस पे अमल में लाना, जिस पे लगातार एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है, दैट इज शो द प्लान। यानी कि इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन को उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें आप अपनी लिस्ट में नाम के रूप में लिख चुके हैं। प्लान दिखाने के लिए दोस्त हमारे पास कई चुनाव हैं। एक, हम 1 by 1 यानी कि लोगों से अकेले में मिलकर प्लान करते हैं। एक, हम होम मीटिंग यानी कि लोगों को अपने घर में कॉल करके या यहां पे किसी के टीम में से किसी व्यक्ति के घर में जो मीटिंग अरेंज की जाती है वहां गेस्ट को ले जाकर के कर सकते हैं। और एक ओपन मीटिंग, 1 to 1 में ये अपॉइंटमेंट आप अपने घर में, किसी ऑफिस में, किसी और शांत जगह रख सकते हैं। होम मीटिंग में आपके लिए वो आपका घर रहने वाला है, जहां पे प्लान्स होने वाले लोगों की गिनती 8 से 10 होती है, जिसमें आपकी अपलाइन अधिकतर शुरुआत में प्लान दिखाती है। और ओपन मीटिंग एक ऐसा मीटिंग एनवायरनमेंट है जो बिजनेस का एक लेवल बढ़ने पर आपके शहर में ऑर्गेनाइज की जाती है, जो किसी मीटिंग हॉल में रखा जाता है, जिसमें बहुत सारी टीम मिलकर के शामिल होती हैं, जिसकी संख्या में 100-200 लोगों की गिनती कई बार होती है। जो लोगों को 1 by 1 या होम मीटिंग के माध्यम से प्लान दिखाया जाता है, उनको कई बार फॉलोअप या रिव्यू करने के लेवल पर आप उस ओपन मीटिंग में कॉल करते हैं। इसका आपके बिजनेस के रिजल्ट्स लाने में अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत महत्व। प्लान का स्टेप्स क्या है? प्लान को शेयर करने के रूप में जब आप प्लान को सीखेंगे तो वो क्या स्टेप्स रहते हैं दोस्त? प्लान को करने के लिए आपके लिए स्टेप्स के रूप में जब आप प्लान को शुरू करेंगे, 20 से 25 मिनट का प्रेजेंटेशन रहता है आपका। इसमें आप अलग अलग पड़ावों से होते हुए आगे निकलते हैं। आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि अपना परिचय देते हैं, फिर आप उसे वार्मिंग अप, उसे कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ शेयर करते हैं। भूमिका ओवरव्यू, यानी कि उस व्यक्ति के साथ जिस प्रोजेक्ट को शेयर करने जा रहे हैं उसका ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। फिर कंपनी के बारे में कुछ देर बात करते हैं, फिर एजुकेशन प्लान के बारे में बात करते हैं, फिर बिजनेस प्लान, और फिर अंत में इफेक्टिव क्लोज। यानी कि पहला स्टेप होगा आपका परिचय, आपकी इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा वार्मिंग अप, थर्ड होगा ओवरव्यू, फोर्थ होगा एजुकेशन पार्ट, फिफ्थ होगा मार्केटिंग प्लान, फिर होगा इफेक्टिव क्लोज, यानी कि उस प्लान को फिनिश करना। परिचय के रूप में आप अगर किसी डाउनलाइन के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपने बारे में बताना बेहतर रहता है। जैसे दोस्त, आप रूपरेखा के रूप में, ऐसा सपोज आपके डाउनलाइन एक आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखा है, उस अपॉइंटमेंट में जाने के बाद आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं करूंगा तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि हेलो सर, मेरा नाम नवीन शर्मा है, बेसिकली मैं अमृतसर से हूं, मैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए जॉब कर रहा था, फिर हमें ये वंडरफुल प्रोजेक्ट मिला जिसको शेयर करने के लिए हमने आपसे समय रखा था। इसको आगे शेयर करने से पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा, उस व्यक्ति की इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी उस व्यक्ति के हल्का सा प्रोफाइल, उसके परिवार के बारे में जानने की कोशिश की, वो क्या करता है, यानी कि माहौल बनाया, वार्मिंग अप की, उसे सुनने के लिए तैयार किया, अपनी कुछ ऐसी बातें शेयर करी जो आपको प्लान को आगे बढ़ाने में मदद करें। कि सर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान से सुने और सुनने के बाद अपनी राय दें। ये पहला इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, सजेशन कह सकते हैं, या ध्यान में रखने वाला पॉइंट कह सकते हैं।
हमारी बातचीत थोड़े समय के लिए अच्छे से हो सके, मैं चाहूंगा कि कुछ देर के लिए अपना मोबाइल फ़ोन आप स्विच ऑफ कर सकते हैं सर। अपना मोबाइल फ़ोन निकालिए, स्विच ऑफ कीजिए, ताकि वो आपको फॉलो करे। इसको मंकी सी मंकी डू भी बोलते हैं। जैसा आप करेंगे वैसा सामने वाला करेगा। यस, फ़ोन को स्विच ऑफ कराने में मदद करें। बात को तीसरी पॉइंट को और बोला जा सकता है कि सर, हमारी बातचीत के दौरान आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, लेकिन सवालों के जवाब हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये उससे कमिटमेंट लेना कि वो बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और कोई सवाल नहीं करेगा। ये हदायतें पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है, यानी कि इस गाइडलाइन के साथ आप आगे बढ़ते हैं। भूमिका ओवरव्यू, इसमें आप बात करते हैं किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आप बताते हैं कि सर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत है कि ये दुनिया की 2 सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज को मिला करके बना है। आप इस बात से सहमत होंगे कि यह तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट और वेबसाइट की दुनिया। ये आपकी भूमिका है, ओवरव्यू है। आप उसे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें यह भी बोल सकते हैं कि सर, हमारे प्रोजेक्ट का, हमारे प्रोग्राम के नाम है अर्न व्हाइल यू लर्न, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने वाला प्रोग्राम। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हम एजुकेशन वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपके साथ इसके लेटर ऑन बिजनेस के बारे में बात करूंगा। यानी कि भूमिका में शॉर्ट में वो बताना जो आप उसके बाद वाले पार्ट में शेयर करने वाले हैं। भूमिका के बाद आ गया कंपनी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ओपन मीटिंग में तो ऐसा बोला जाता है कि डायनामिक कंपनी ड्यूसॉफ्ट, लेकिन आप 1-by-1 प्लान में बहुत अच्छे तरीके से हल्के शब्दों में इस तरह से बोल सकते हैं कि सर, वी आर एजुकेशन अकेडमी। हमारी अकेडमी का नाम है ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज। सबसे पहले मैं इसके एजुकेशन पार्ट के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, और एजुकेशन के बारे में आपने बोलना शुरू किया। मोड ऑफ एजुकेशन क्या है उसके बारे में आपने बताया। कंपनी के रूप में 2 से 3 मिनट में यह बोला जा सकता है। कंपनी का नाम ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज। आज से 11 साल पहले अक्टूबर 2000 में शुरुआत हुई। न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ऋषि सहदेव सर। हमारे लिए वहां पे आप ऋषि सहदेव जी बोल सकते हैं। कंपनी के बारे में 1 से 2 मिनट में बोलना, फिर आ जाता है वही प्रोडक्ट। एजुकेशन लेने में सर, इसके 2 मोड हैं। प्राइमरी मोड है ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वी हैव एजुकेशन पोर्टल education.dewsoftoverseas.com, जिसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड की हेल्प से अपने और अपने पूरी फैमिली के लिए एजुकेशन को असेस कर सकते हैं। उसमें अलग अलग विषय हैं और इस ग्रुप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कंप्यूटर की, साइंस की, हेल्थ की, लॉ की, मैनेजमेंट, कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन, लैंग्वेजेस, इंसाइक्लोपीडिया, ये सारे इसके एजुकेशन के फील्ड हैं। एजुकेशन का स्टैंडर्ड 3 डायमेंशनल है, एनिमेशंस के साथ डिजाइन किया गया है, ISO सर्टिफाइड है। उसको कंपाइल कर सकते हैं। जिनको इंटरनेट की नॉलेज नहीं है उन्हें हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करें, जिन्हें नॉलेज है उनके वो थोड़ा डेप्थ में डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप अपनी अपलाइन के प्लान को बार बार सुन के कर सकते हैं। एजुकेशन के बाद बिजनेस प्लान। इस सारी एजुकेशन का बेनिफिट आप अपने पूरे फैमिली के लिए ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करते हुए दिस इज द अमाउंट, बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। बिजनेस प्लान दोस्तों, बिजनेस प्लान में आप उन बातों को शेयर करते हैं जो उसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन सही भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि ये बोलना बेहतर होगा, जब आप बिजनेस की शुरुआत करें तो आप उन्हें बताएं कि सर, मैं बात करता हूं इसके बिजनेस पार्ट की। इस बिजनेस की खासियत है कि इसे आप अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई, उसके साथ रहते हुए, बहुत कम समय लगाते हुए, बिना उसे डिस्टर्ब करते हुए कर सकते हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ पे वर्क करता है। एक एक्सपर्ट टीम आपको मदद करती है। हर बंदे का सोशल सर्कल है, उसको जानने वाले लोग हैं। अगर एक्सपर्ट टीम की मदद से हम उन्हें मिलते हैं तो ये प्रोग्राम आप के माध्यम से आप 3 लोगों तक इसका फायदा पहुंचाते हैं, तो आपके लिए इंसेंटिव चेक, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। उसमें यह बोलना शायद गलत होगा जब आप किसी को यह बोलें कि जब आप इसमें 2 मेंबर बनाते हैं। यह बोलना सही होगा कि जब आप इसका फायदा 2 परिवारों तक पहुंचाते हैं। यस, आप उन 2 को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, यानी कि वो 2 आगे मेंबर बनाते हैं। ये ना कहते हुए जब आप उनकी 2 की मदद करते हैं आगे बढ़ने में, इस प्रोग्राम को और परिवारों तक पहुंचाने में। जैसे ही नए लोग इसमें शामिल होते हैं आपके लिए इनकम शुरू हो जाती है। पहले 3 पे कितना, 2000, 3 दिमाग 6 हाथ मिलके उस काम को आगे बढ़ाते हैं।
टीम में नए 6 लोग शामिल होते हैं, आपको सेकंड इंसेंटिव चाहिए कितना? समझने वाली बात यह है 3 दिमाग 6 हाथ कि आप उसको नेटवर्किंग का पावर दिखा रहे हैं कि डुप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, टाइम कैसे कंपाउंड होता है। यही टीम की संख्या 9 + 9 18 + 27 फिर 36 45 दिमाग मिलकर सब नए 5 को शामिल करते हैं और एक बम्पर चेक आता है कितने का? 10,000। 50 पे 1 माइल आप उसे एक्सप्लेन करते हैं 30,000। यही संख्या आगे बढ़ती है, 50 में से 10 लोग 50-50 का ग्रुप खड़ा करते हैं, 500 लोग टीम में नए शामिल हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर कि आप जिन भी लोगों को इसमें शामिल करेंगे उस पर भी इंसेंटिव, और आपके नेटवर्क में ज्वाइन कर चुके हुए लोग जितना भी आगे नेटवर्क बनाएंगे उस पर भी इंसेंटिव। आपको 500 लोगों पर इंसेंटिव होगा। वो कैसे? सेकंड माइल का आप इनकम दिखाते हैं और इस तरह आप उसे 21,000 फ्लैट इनकम एक्सप्लेन करते हैं। इसके बेहतर पार्ट को आप अपनी अपलाइन से और सीख सकते हैं बिजनेस पार्ट के ऊपर। इंटरेस्टिंग है। इफेक्टिव क्लोज पे चले जाते हैं। समापन। यह एक बेहतर तरीका हो सकता है कि जब आपकी प्लान की सारी बातें हो गई, आपने बिजनेस प्लान शेयर कर दिया, तो आप कुछ ऐसी बातें करें जो आपको क्लोजिंग की तरफ लेकर के जाएं। मैं कुछ ऐसी बातें इस्तेमाल करता हूं जो मैं कहता हूं कि सर पूरे प्लान को सुनने के बाद और भी 2-4 ऑप्शंस आएंगी, सारी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, जिससे आप अलग अलग विषयों पे भी जाएंगे और सिंपल भी रहेगा। जल्दी क्लोजिंग की तरफ लेके जाने पर मैं खुद ही यस मोड वाली बातें अक्सर ये भी कर देता हूं कि सर ये सारे प्रोजेक्ट को सुनने के बाद, ये लीगल सर्टिफिकेशंस देखने के बाद, मीडिया की कटिंग देखने के बाद, इस बिजनेस के लॉजिक को समझने के बाद, अगर आपके पास लैपटॉप था उसकी क्लिपिंग अगर आपने दिखाई है तो उसको भी जोड़ा जा सकता है। ये सब देखने के बाद आपको तो विश्वास हो जाता होगा कि वाकई इस प्रोजेक्ट से लोग जुड़ के कामयाब हो रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? यस। कहना मैं ये चाहता हूं कि आप उसे यस मोड वाली बात करते हैं, वो अगर हाँ में हाँ मिलाता है बहुत अच्छे से, चेहरे पे स्माइल, ये बातें अगले टिप्स में आ सकती हैं आपके लिए कि सर अगर एक्सपर्ट टीम आपको मदद करे और आपके प्राइमरी प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना, अगर स्टूडेंट है आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना कुछ समय लगाते हुए आपको एक्स्ट्रा इनकम मिले तो आपको कैसा लगेगा? बढ़िया या बहुत बढ़िया? आप उससे पूछेंगे और यकीनन आपको बहुत बढ़िया ही सुनने में मिलेगा। प्लान दिखाते हुए ध्यान रखने वाली बातें क्या हो सकती हैं? प्लान सिंपल हो, शॉर्ट हो। ये सिखाने के रूप में मेरी बात कहने का मतलब ये है कि कई बार हमारा प्लान बहुत लेंथी जाता है, हम नया नया सीखते हैं तो हर वो बात जो हमने पहली बार सुनी है, हमें अच्छी लगती है, हम उसे उस प्लान में जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये उसको बहुत लंबा करता है। प्लान को आप कम शब्दों में वाइंड अप पे लेके आएं और जरूरत पड़ने पर फॉलो में किसी एग्जाम्पल का इस्तेमाल करें। प्लान के दौरान एग्जाम्पल्स को देना मेरी नजर में सही नहीं है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस। प्लान टेलर मेड होना चाहिए। इससे मतलब क्या है? कल संजय सर ने भी यहां पे ये बात कही थी। टेलर मेड से मतलब है कि जैसे एक दर्जी किसी भी व्यक्ति के कपड़े सीने के लिए सबसे पहले उसका नाप लेता है और उस नाप के अनुसार सिलाई करता है तो फिटिंग सही आती है, इसी तरह हर व्यक्ति विशेष के बारे में उसकी एजुकेशन को देखते हुए, उसकी उम्र को देखते हुए, उसके प्रोफेशन को देखते हुए हमें ऐसी शब्दों, ऐसी भूमिका का चुनाव करना चाहिए कि आप अपनी बात को सही तरह से आगे बढ़ा पाएं। इसलिए इसको टेलर मेड प्लान कहते हैं। बेहतर प्लान करने के रूप में आप जब थोड़ा सा स्मार्ट बने तो इन बातों को तेजी से सीख सकते हैं। कहते हैं आपकी बातचीत में, भाषा में उतार चढ़ाव होना चाहिए, पिच वेरिएशन होनी चाहिए, चेहरे के हाव भाव थोड़े बदलने चाहिए, उससे इस तरह से आप सहमत जल्दी कर सकते हैं। जैसे बोला जाता है कि इस पूरे एजुकेशन पार्ट को सिर्फ 7,000 में आपको मिले तो महंगी हुई या बहुत सस्ती? सर तो बहुत सस्ती। या इस तरह से बोला जाता है कि सर ये सारा एजुकेशन इतने कम दाम में आपको मिल जाए तो आप कहिए कि एजुकेशन लेने के बाद आपका नुकसान हुआ या फायदा? फायदा पे ज्यादा स्ट्रेस यानी कि पिच वेरिएशन दिया जाता है, चेहरे के हाव भाव बदले जाते हैं। प्लान के दौरान अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करें और उनका भी करवाएं। मैंने पहले आपसे बात कही थी, बीच में सवाल जवाब ना करें। अक्सर लोग प्लान करने के दौरान ही, अभी कंपनी पे बात कर रहे हैं, एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, सवाल करते हैं उनसे, उनका जवाब सुनने पर आप उसका जवाब देने में बिजी हो जाते हैं और आपकी बात आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। बेहतर होगा कि आप प्लान की प्रक्रिया को पूरा कर लें, फिर बातों को शामिल करें जवाब के साथ। इन केस वो बीच में सवाल करे भी तो जवाब मत दें, उसे कहें कि ठीक है सर मैं इसका जवाब आपके बाद में दूंगा।
एजुकेशन पार्ट शेयर करते हुए ऐसे कुछ सवाल आपके सामने आ सकते हैं। एजुकेशन हम कैसे लेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, पढ़ाएगा कौन, सर्टिफिकेट कौन देता है। तो आप सर्टिफिकेट कौन देता है इसका जवाब देने में अपने आप को बिजी मत कीजिए। पढ़ाएगा कौन, इसको समझाने में उस समय बिजी मत कीजिए। कहिए कि सर इसके बारे में मैं आपको लेटर ऑन बाद में बताता हूं, पहले हम इस प्रेजेंटेशन को पूरा कर लेते हैं। पेपर और पेन रखा है, लिख लिया हेडिंग के रूप में, बेहतर तरीका होगा। प्लान के दौरान कई बार लोगों का, सुनने वाले का हाव भाव बदल जाता है, वो इग्नोर कर रहा होता है हमें। प्लान बताने वाले को इरिटेशन होती है और गुस्सा आता है। कई बार अपनी झुंझलाहट को उस पर जाहिर मत कीजिए, यानी गुस्सा मत कीजिए। इट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट इज नेचर ऑफ द बिजनेस। हम लोगों के स्वभाव को बदल नहीं रहे, हम लोगों को प्लान दे रहे हैं और उनमें से सही लोगों की तलाश कर रहे हैं। प्लान करते हुए आप जब सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करें, आंखों का तालमेल बनाएं, ये आपको हेल्प करता है उस व्यक्ति को लिसनिंग मोड में लेके आने के लिए। किसी के अहंकार को ठेस ना पहुंचाएं। कई बार हम प्लान करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि सामने वाले को बोलते हैं तू क्या जिंदगी जी रहा है। एग्जाम्पल ये कि जो 2000 की जॉब कर रहा है उसको इतनी लानत डालते हैं कि उसको यार बुरा लगेगा। बुरा लगने वाली कोई बात नहीं करनी, किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना, हमें आगे बढ़ना है। उस प्लान के रूप में सोल्यूशन पे बात करेंगे। अपने ऊपर एग्जाम्पल खड़ा कर सकते हैं कि सर जब मैं पुरानी लाइफ में था तो मेरा इनकम कम था, खर्चे ज्यादा थे। थर्ड पर्सन को हवा में खड़ा करते हुए कोई भी बात बोलना सही होगा, उसकी ईगो को हर्ट नहीं करना। सवाल पूछना भी है अगर प्लान के दौरान तो ऐसा पूछें जिसका जवाब हाँ में हो, यानी कि आपको ऐसा मालूम हो कि ये क्या जवाब मिलने की संभावना ज्यादा है। जैसा मैंने आपको बोला पहले ही कि सर ये सारा एजुकेशन पार्ट इतने कम दाम में मिले, नुकसान जब फायदा, फायदा पे स्ट्रेस दिया, उसने फायदा बोला। जो जवाब आप सुनना चाहते हैं उसे बाद में बोलना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि सस्ती और महंगी, महंगा, सस्ता या महंगा, यानी कि महंगा वर्ड आप नहीं सुनना चाहेंगे तो आप बाद में मत बोलिए। इस तरह से बोलना जो आप सुनना चाहते हैं लेटर ऑन लास्ट में। ये मैं कहना चाह रहा हूं। आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। इस पे कई बातें हैं। 1-by-1 मीटिंग के लिए आपके ड्रेस कोड में थोड़ी सी लिबर्टी आपको मिल सकती है, होम मीटिंग के लिए भी थोड़ा, लेकिन ओपन मीटिंग के लिए आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, एक वो भी मैं स्टेज के माध्यम से अपने बाकी यहां पे देखने वाले और बाद में इस सीडी को देखने वाले लोगों को एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहूंगा। आप मेरा साथ देंगे? यस। जो लोग ब्लैक सूट में हैं, 2 लोग कोई भी स्टेज पर भाग करके आ जाइएगा। टाइम बिना सूट के हैं लेकिन उन्होंने ट्राउजर, शर्ट, टाई लगाई है, जैकेट या स्वेटर पहना है, उनमें से 2 लोग स्टेज पे आ जाइए। एक आ जाइए स्टेज पे। कोई स्पोर्ट्स शूज पहने होगा, बट मैं सारे लोगों को नहीं बुला रहा, अब एग्जांपल के जरिए बताना चाह रहा हूं क्या है। मेरे हिसाब से 1-by-1 प्लान के रूप में ये सही है। इस समय ट्राउजर है, शर्ट है, जैकेट है, मौसम के हिसाब से इसलिए पहना हुआ है। ट्राई टू बी राइट, लाइक कि आप बीइंग अ प्रोफेशनल, आप एक सही ड्रेस कोड के साथ दिखें। आप जंकी फंकी मत दिखें। जीन पहनना, कलरफुल टी शर्ट पहनना, ये चीजें आपके कॉलेज के लिए घूमने फिरने के लेवल पे ठीक। जब आप प्लान के रूप में जाएं तो कोशिश करें कि एक ट्राउजर शर्ट के साथ हों, उसमें भी आप स्मार्ट दिखें तो ऑल वेलकम। आपकी शेविंग हो रखी हो, बाल अच्छे से बने हो, यानी कि आप साफ सुथरे बेहतर इंसान दिख रहे हो। अगर आप टाई नहीं भी लगाए हुए तो वो चलेगा, आप 1-by-1 प्लान में है या होम मीटिंग में है। लेकिन टाई अगर आपको इंपॉर्टेंट बना देती है, दूसरे व्यक्ति के लिए विशेष बना देती है, तो पहनने में फायदा है। धन्यवाद। ये पहला हो गया एग्जांपल, यानी कि इनके नंबर उनसे थोड़े से ज्यादा हुए टाई की वजह से। जब आपके पास सूट नहीं है, आप नए नए ज्वाइन किए हैं, सूट महंगा है, आप इस तरह से मीटिंग में आएंगे चलेगा। लेकिन कई कॉम्बिनेशन होते हैं, लोगों ने टाई पहना है, स्पोर्ट शूज हैं, वो सूट नहीं करता टाई के साथ। कई बार ऐसा होता है बाल बिखरे हैं, दाढ़ी नहीं बनी हुई, अच्छा नहीं लगता, टाई लगाने का तरीका सही नहीं, अच्छा नहीं लगता। ट्राई टू बी इन अ गुड ड्रेस ओनली, ये मेरा कहने का मतलब है। धन्यवाद बहुत बहुत। ही इज ऑल्सो गुड, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कोशिश कीजिए सिंपल और प्लेन कलर पहनिए जब आप मीटिंग के रूप में किसी जगह पे प्रोग्राम में जाएं। कलरफुल कपड़ों के रूप से बचें, अदरवाइज ही इज लुकिंग गुड। धन्यवाद। ये दोनों भाई परफेक्ट ड्रेस कोड में हैं। आप देख सकते हैं कितने गुड लुकिंग हैंडसम दिख रहे हैं मेरे दोनों भाई। यानी कि आपने सूट पहना हो, आपकी शर्ट हो, टाई हो, चेहरे पे स्माइल हो, बाल बने हो, शेव बनी हो, तो आप एक्स्ट्रा दिखते हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट दिखते हैं। यस,
मैं बाकी चीज़ों के लिए नहीं, लेकिन हम आपसे कमिटमेंट चाहूँगा, जब भी आप ओपन मीटिंग में जाएं अपने शहर में या किसी सेमिनार में शामिल हों, हमेशा इस ड्रेस कोड में आएं। यस, दिस इज द परफेक्ट ड्रेस कोड। आप कितनी जल्दी अपने आप को इस ड्रेस कोड में बदल लेते हैं, ये आपके लीडरशिप के नंबर बढ़ाएगा। आप एक दिन में बदलें, एक हफ्ते में ले लें, एक महीने में ले लें, बिजनेस को ज्वाइन करने के तुरंत बाद। धन्यवाद बहुत बहुत। इसके बहुत सारे फायदे हैं, अगर मैं उस पर गिनाऊं तो इट विल टेक अनदर टाइम। आप मेरे इस दोस्त की तरह अगर ड्रेस कोड में हैं, सूट पहना हुआ है, आप किसी भी बस में चढ़ जाएं, हर व्यक्ति विशेष का ध्यान आपकी ओर जाएगा। आप किसी ट्रेन में चढ़ जाएं, हर व्यक्ति का ध्यान आपकी ओर जाएगा। आप स्टूडेंट की उम्र में हैं, यानी कि समझ लीजिए कॉलेज पास आउट ही किया है और आप ड्रेस कोड में हैं, आप एक मतलब 20-50 लोगों में अलग तुरंत स्पेशल बन जाएंगे। ये आपके ड्रेस कोड का इंपॉर्टेंस है, लोगों में आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। इस बिजनेस के बारे में ये भी कहा जाता है कि आप बड़ी बातें करते हैं, लाखों दिखाते हैं, तो आपको वैसा दिखना जरूरी है। इसलिए आत्मविश्वास से बात करें, प्लान के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, जोश रखें। प्लान के लिए फाइल का या पैड का इस्तेमाल करें। ओवरव्यू, मतलब जब आप किसी ट्रेन में, बस में किसी को ऐसे प्लान दिखाएं तो ओवरव्यू लेवल पे जरूर बात करें। पूरा बिजनेस उससे, जिसको मुंह जवानी बोलते हैं, वैसा समझाने की कोशिश ना करें। ऑरली उसको ड्राफ्ट करने के लिए, उसका अटेंशन कैच करने के लिए पेपर का इस्तेमाल करना जरूरी है। पैड नहीं है, फाइल नहीं है तो पेपर का इस्तेमाल करें, लेकिन डुप्लीकेशन करें कि आप फाइल के प्लान को इस्तेमाल करें जो कंपनी ने आपके लिए प्रेजेंटेशन फाइल बनाई है। उसका इस्तेमाल करने से कई फायदे हैं। एक तो जब आप फाइल से प्लान दिखाते हैं तो सामने वाले का अटेंशन आप कैच कर लेते हैं, उसे केंद्रित कर लेते हैं उस पे लिखी गई बातों की ओर, जिससे वो प्लान ज्यादा अच्छे से सुनेगा, ध्यान उसका भटकेगा नहीं। दूसरा, उस पे लिखी गई बातों को इस्तेमाल करते हुए प्लान की रूपरेखा, भूमिका, प्लान को कंप्लीट करने में आपको काफी हेल्प मिलती है। यस, अभी एक और मोड इंट्रोड्यूस हुआ है, पैड। हमारी जेनेसिस इंटरनेशनल ने एक बहुत अच्छा प्लान के लिए पैड इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें ऑलरेडी एक ऐसी भाषा लिखी गई है जो किसी भी व्यक्ति को प्लान करने के रूप में बहुत बेहतर तरीके से अगर आप काम में ला सकते हैं और उसको बाद में उसे पढ़ने के लिए दे सकते हैं। वो एक फॉलो अप पैक की तरह इस्तेमाल की जाएगी और आप उसका इस्तेमाल करें, ये मेरा आपसे सुझाव है। प्लान ध्यान रखें कि ऐसा हो कि कोई भी उसकी नकल कर सके, यानी कि वो डुप्लीकेट हो सकने वाला प्लान हो। आप बहुत सारी बड़ी बातें अलग अलग एग्जाम्पल देके प्लान नहीं करें। शॉर्ट एंड सिंपल का मतलब था कि वो एक ही रूपरेखा में चलने वाला प्लान हो। ओवरव्यू डिफरेंट हो सकता है, कंपनी, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान सेम है। इफेक्टिव क्लोज, यानी उसमें कुछ बातें बदलेंगी, ओवरव्यू में कुछ बातें बदलेंगी, बाकी बातों की रूपरेखा एक रखने से आपकी डाउनलाइन जो कम पढ़ा लिखा भी है वो भी बार बार उस बात को सुनने के बाद उस प्लान को करने में जल्दी माहिर हो जाएगा। यस, यानी कि डुप्लीकेट हो सकेंगी बातें। और बातें हैं जो इसमें आपको मदद करने वाली हैं, पॉइंट्स हैं। अक्सर आपकी अपलाइन जब आपके साथ प्लान करने के लिए जाएगी तो कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और बीच में ही अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी राय देने लगते हैं, बोलने लगते हैं। बिजनेस का नियम है, अगर आपकी अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा रही है तो आप उन्हें ही बोलने दें, बीच में ना टोकें। जब आप होम मीटिंग और ओपन मीटिंग के लिए आगे बढ़ेंगे तो अक्सर होता है कि नए लोगों ने 4 लोगों को कॉल किया, कोई भी नहीं आया, उन्हें निराशा होती है। 2 को कॉल किया, नहीं आया। इस बिजनेस में एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, आप 10 को कॉल करेंगे तो 4 आएंगे। अगर आप 4 लोगों को चाहते हैं वो मीटिंग में पहुंचे तो आप 8 से 10 लोगों को कॉल करें। बात का मतलब यह है कि जितनी आपकी टारगेट है कि आपके घर में लोग पहुंचे या ओपन मीटिंग में लोग पहुंचे, आपको उससे दुगने कॉलों को कॉल कर देना है। यानी कि आप जितने भी लोग मीटिंग में बुलाना चाहते हैं उससे दुगने ज्यादा लोग इनवाइट कीजिए। जो लोग ना आए उन्हें लेकर आप निराश ना हो, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इस बात से निराश हो जाना कि आपके बुलाने पे वो नहीं आया या वो आया नहीं, ये बिजनेस नहीं चलता, ये गलत होगा। लोगों का आपके साथ इंटरेक्शन जब शुरू होगा इनविटेशन पर, आपको बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में मिल सकती हैं जिसमें वो ये कह सकता है कोई मेंबर बनाने वाला बिजनेस तो नहीं, कहीं ये चेन बिजनेस तो नहीं, और आप बदले में जवाब ना दीजिए, चाहे कि आप मानते हैं कि वो जो कह रहा है वो अपनी ओर से सही है। वो इसको जिस भाषा में जानता है वो सही भाषा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी सोच और राय को बदलना है आपने, इसके लिए आपको उससे मिलना जरूरी। लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉलो अप। फॉलो अप इस बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसे 4th बेसिक बोलते हैं। फर्स्ट वाज
list building, second was contact invitation, third was show the plan, and fourth is follow up. जिस पे आपके नतीजे निर्भर करते हैं। 80% मेहनत जब हो चुकी होती है तो 20% मेहनत जो बाकी बचती है उसे हम फॉलो अप कहते हैं, लेकिन इस पे 80% नतीजे निर्भर करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि द लास्ट सेक्शन वो आपके रिजल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 80% ताकत रखता है। फॉलो अप का मतलब क्या है? प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट से दोबारा मिलकर उसके मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान करना तथा उन्हें पॉजिटिव निर्णय लेने में उनकी मदद करना हमारे फॉलो अप का उद्देश्य होता है। फॉलो अप के लिए आप उस सोच से जाते हैं कि आपको जो बात उससे कर चुके हैं उसके लिए रिजल्ट में उसको डिसीजन में कन्वर्ट करने के लिए आप बात करेंगे। कुछ फॉलोअप इमीडिएट प्लान के बाद होते हैं, उसको हम प्राइमरी फॉलोअप करते हैं, प्राइमरी फॉलोअप कहते हैं। प्लान खत्म होने के बाद, इफेक्टिव क्लोज वाले सवाल खत्म होने के बाद आप तुरंत जो उससे बातें कर रहे हैं उनको प्राइमरी फॉलोअप कहा जाता है। यस उसके बाद वाला सेक्शन आ जाता है सेकेंडरी फॉलोअप, जिसमें सामने वाला इस बात को कहते हुए टाल देता है कि मैं पूछ के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं बिजी हूं, कुछ समय बाद करूंगा। उसके बाद उस व्यक्ति के साथ कंटिन्यू करना अपने रिलेशन को, अपनी बातचीत को दूसरे दिन बाद, 4 दिन बाद तक जारी रखना, उसे हम सेकेंडरी फॉलोअप कहते हैं। सेकेंडरी फॉलोअप कई बार कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक चलता है और कई बार कुछ महीने तक चलता रहता है, जब तक कि वो व्यक्ति अपने बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं ले लेता। आप 2 महीने पहले दिखाए हुए प्लान किए गए व्यक्ति को भी आज भी मिलकर मीटिंग के लिए दोबारा इनवाइट करके फिर से ज्वाइन करवा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जिन भी लोगों को प्लान करते हैं आप उसे एक रिकॉर्ड के रूप में डिटेल को, इंफॉर्मेशन को जरूर संभाल करके रखें। ये आपके लिए हमेशा काम में आने वाला डाटा होगा, जो मैं बताऊंगा लेटर ऑन क्या है। फॉलोअप करने के लिए मुख्य रूप से, इंपॉर्टेंट रूप से 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाएगा। एक हम बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड, और सेकंड इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन कैन बी आंसर। फील फेल्ट फाउंड यानी समझता हूं, लगा था, देखा वाला फार्मूला अपनाएं। इसका मतलब क्या है? जब सामने वाला कहता है कि मैंने पहले भी किया था, ये काम नहीं चलते। यस ये सामने वाले की एक तरह से क्वेरी आपके सामने आई, तो आपने उसको क्या कहा कि सर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे इस बात से कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी शुरू में ऐसा लगा था कि ये काम नहीं चलता जब तक मैंने इसका ये पार्ट नहीं देखा, जब तक मैंने ये नहीं जाना उसको बोलना। यानी कि आप उसको महसूस करवाते हैं कि वो सही है, आप उसे ऐसा बोलते हैं कि आप भी ऐसा सोचते थे, फिर आप बोलते हैं कि आपने क्या देखा। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता या मैं इस काम को नहीं समझा सकता, तो मैं उस व्यक्ति को इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये कहना चाहूंगा कि सर आप बिल्कुल सही हैं, ज्यादा लोगों की तरह बिल्कुल सही हैं, आपका ऐसा सोचना बिल्कुल जायज है कि आप ज्यादा लोगों को, आप किसी को ये बिजनेस नहीं समझा सकते। पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि मैं इस बिजनेस को किसी को समझा नहीं सकता, पर फिर मैंने क्या देखा, मुझे गाइड किया गया कि ये बिजनेस आप अकेले नहीं, एक एक्सपर्ट टीम के साथ करते हैं। आप इस बिजनेस की खाली शुरुआत करते हैं, टीम आपकी मदद करती है। आप कोई भी सवाल लें, उस सवाल को फील फेल्ट फाउंड के आधार पर भूमिका बनाते हुए जवाब देने की तरफ बढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन कैन बी आंसर, सवाल ही जवाब है। इसका मतलब होता है कि उसने जो जवाब दिया, बेसिकली वो सवाल है, वो उसका जवाब फिर बन सकता है। जैसे मैंने किसी को प्लान समझाया, उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, यानी कि मैं बहुत बिजी हूं। इस टेक्निक का इस्तेमाल सवाल ही जवाब है में कैसे किया जाता है कि सर, उसने बोला कि मेरे पास समय नहीं है, यानी कि मैं इसलिए बिजनेस नहीं कर सकता। सर यही तो वो कारण है कि आप इस बिजनेस को करें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। इस बिजनेस को करने से आपके पास समय आ सकता है। वो कैसे, मैं ये आपसे बात करना चाहूंगा। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे? अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो उस पे आ जाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है, ये सवाल अक्सर आता है। पैसे नहीं है को क्वेश्चन कैन बी आंसर से हल किया जा सकता है कि सर यही तो वो कारण है कि आप इस बिजनेस को करें। अगर आज आप, उसका जॉब है, प्रोफाइल है, कुछ भी है, आप इस प्रोफाइल में हैं, उसके बावजूद आपके पास इतना छोटा सा अमाउंट नहीं है, सोचिए इन केस आपको इमरजेंसी आ जाए
तो आप क्या करेंगे? कई बार मैं इस चीज़ को, पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस सवाल का, इस बेहतर तरीके का इस्तेमाल करता हूं। जब उसको ये बता देता हूं कि वो बोलता है पैसे नहीं है, मैं बोलता हूं कि सोचिए आपको इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करेंगे, सवाल ही जवाब से। फिर मैं पूछता हूं कि सर आप मुझे बताइए, इन केस आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, किसी का पांव फ्रैक्चर हो गया है और तुरंत डॉक्टर 20,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए बोले, तो आप पैसे का इंतजाम करेंगे या नहीं करेंगे? सामने वाला बोलता है करेंगे। तो सर अगर जिंदगी बचाने के लिए पैसे का इंतजाम कर सकते हैं तो जिंदगी बनाने के लिए भी पैसे का इंतजाम करना चाहिए। यस, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ये एक अलग टॉपिक हो सकता है, क्वेश्चन आंसर राउंड। मैं आपको 100 क्वेश्चन के आंसर्स जो मैं बेहतर समझता हूं हो सकते हैं दे सकता हूं, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। हम आगे बढ़ते हैं। टेक्निक की बात की गई थी, वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। ये सवाल आपकी फॉलोअप करने में मदद कर सकते हैं। जब आप फॉलोअप करें, सेकेंडरी फॉलोअप करें, तो इन सवालों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन में शुरुआत करने में। जैसे जब किसी से दोबारा मिलना, तो ये पहला सवाल हो सकता है हाय हेलो करने के बाद कि सर मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन पैक दिया, क्या आपने उसे पढ़ा? यानी कि उस व्यक्ति को उस रूपरेखा पे लेके आने के लिए फॉलो पैक को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पैक। हाँ या ना का जवाब कुछ और फिर आगे कन्वर्सेशन को लेके जा सकता है। प्लान करने के बाद ये सवाल पूछना बहुत बेहतर हो सकता है कि सर आपने पूरे प्लान को सुना या आपने पूरे प्लान को देखा, तो आपको इसके दो पार्ट्स में से, एक एजुकेशन पार्ट और एक बिजनेस पार्ट, इनमें से ज़्यादा बढ़िया पार्ट कौन सा लगा, एजुकेशन पार्ट या बिजनेस पार्ट? इस तरह से बात करना, ऑप्शन देते हुए बात करना अच्छा होता है। ज़्यादा पोर्शन आप सकारात्मक तरीके से पूछें। सकारात्मक मेरा मतलब है कि इस तरह से पूछें कि उसमें नो वाली ऑप्शन ही ना हो कि सर अगर इस बिजनेस को पार्ट टाइम करने से आपकी अच्छी इनकम आ, अगर आपको बिना डिस्टर्ब किए, बिना आपके बिजनेस को डिस्टर्ब किए हुए पार्ट टाइम करने से इस बिजनेस से अच्छी इनकम आ जाए, तो आपके लिए बढ़िया होगा या बहुत बढ़िया? यही वो जवाब देगा। इसका मतलब है कि दोनों ही जवाब बेटर हैं और दोनों में से वो बेटर वाला जवाब जो आप सुनना चाहते हैं उस पर करें। ओपन मीटिंग में ऐसे सवाल अक्सर स्टेज पर पूछे जाते हैं। सिखाने वाली बात यह थी कि बातचीत जब भी करें ऑप्शन देते हुए बातचीत करें। उसमें से दो में से एक चुनाव करने के लिए आप उसे मोटिवेट करें। लोगों को हेल्प करना डिसीजन के लिए हमारी जिम्मेदारी है। जैसे आप पेमेंट कैश देंगे या ड्राफ्ट, ये ऑप्शन एक सवाल का होगा। सेकेंडरी फॉलोअप के समय प्रोस्पेक्ट को दोबारा शॉर्ट में प्लान अवश्य दिखाएं। अगर उसको एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है तो आप उसे इस तरह से रूपरेखा पर ला सकते हैं कि जो हमने सर आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर किया था, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करूँ। उसमें पूरे प्लान को, 20 मिनट के प्लान को, 25 मिनट के प्लान को 5 मिनट में मोटे मोटे शब्दों में समझाया जा सकता है, ताकि आप अपनी कन्वर्सेशन को, रूपरेखा को वहाँ पे सही जगह पे लेके आ सकें। फिर वो मैंने जो बात आपसे कही थी, सवालों का जवाब देने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है। मैंने आपको कहा था बीच में सवाल मत पूछिए। सवाल का जवाब देने के लिए उसको पेपर पे लिखते रहिए, 1 2 3 4 5। मान के चलिए सवाल लिखे गए 2, ये सर्टिफिकेट कौन देता है, पढ़ाता कौन है? अक्सर आप जब जवाब के लिए बात करेंगे तो उसको आप पूछेंगे सर और कोई सवाल, तो सामने वाला कहेगा नहीं नहीं पहले इसका जवाब दीजिए। यस यस, मेरा मानना है कि आप उसे उस समय जवाब मत दीजिए, पहले उन्हें कहिए कि सर और इसके अलावा कोई सवाल। नहीं पहले इसका दीजिए। नहीं सर, फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा हो तो फिर वो एक आध सवाल और पूछ सकता है। जैसे मैंने पहले भी सुना था, या कुछ भी बात उसने कही, उसको भी आपने एक शब्द देते हुए लिख लिया, सर और इसके अलावा, यानी कि और इसके अलावा कहराते हुए उसके साथ उसको ये कहने के लिए आप लेके आए कि नहीं बस। जब उन्होंने कहा तब आपको ये कहना बेहतर होगा कि सर अगर इन सारे सवालों के जवाब सेटिस्फैक्ट्री हो जाएं, फिर इसे मिलके किया जा सकता है। इसको बोलते हैं यस मोड में लेके आना। यस, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को पहले यस मोड में लेके आना है, फिर सवालों के जवाब देने हैं। इस बात में खुशी महसूस नहीं करनी, एक्साइटमेंट में नहीं आना कि यार ये सवाल तो मुझे आते हैं और आप शुरू हो गए हैं जवाब देने के लिए। जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे क्लोजिंग पे लेके जाने वाले हैं। बेटर वे, बेटर अप्रोच विल मेक बेटर रिजल्ट्स। यस मोड में लेके आना, ये इस बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट नियम है, आप उसको फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जो प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग में ना बदलें उनसे भी संपर्क बना करके रखें। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एक ऐसा डाटा बनेगा जो हर वीक में होने वाली मीटिंग या बड़े सेमिनार के रूप में आपके लिए
एक काम करेगा कि आप उसको री इनवाइट करें। अगर रिलेशन बिल्डिंग रहेगा तो आप उसे लाने में जरूर कामयाब होंगे। कई बार आप ऐसी बात कहते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं कि सर कोई बात नहीं, आज आप इस बिजनेस को करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपकी कोई भी वजह हो सकती है, पर रिलेशन तो बना रह सकता है। मैं चाहूंगा कि हम आगे भी मिलते रहें और हमारा एक बहुत शानदार सेमिनार होने जा रहा है, उसमें बहुत कामयाब व्यक्ति आने वाले हैं, किसी व्यक्ति विशेष की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपको उनसे जरूर मिलवाऊं। आप बिजनेस को करें या ना करें सर, मेरे कहने पर एक बार प्रोग्राम में तो आएंगे ना सर? यस। सामने वाला उस समय आपको हाँ कहने से कतराता नहीं है, ये आपके लिए डाटा हेल्प करता है। उन्हें बड़ी मीटिंग और सेमिनार के लिए आमंत्रण लिस्ट में रखें, यानी कि वो सारा डाटा जो क्लोजिंग में नहीं बदले। दूसरा फायदा, उनसे रेफरेंसेस लेते हुए अपनी लिस्ट अवश्य बढ़ाएं। याद रखिए, जब आप प्लान करेंगे, फॉलोअप करेंगे, इनवाइट करेंगे तो आपको विफलता यानी कि फेलियर मिलना स्वाभाविक है, बिजनेस की नेचर है। 10 लोगों को प्लान किया तो 10 ज्वाइन नहीं कर रहे, 2 कर रहे हैं, 8 नहीं कर रहे, 10 को बुला रहे हैं, 8 नहीं आ रहे, 4 आ रहे हैं। ये बिजनेस का बेसिक नेचर है। यू जस्ट एंजॉय दिस प्रोफेशन, दिस बिजनेस, द नेचर ऑफ द बिजनेस। याद रखें, आपके प्रयास विफल होते हैं, आप नहीं। यानी कि अगर आप कर रहे हैं कुछ तो आपकी कुछ कोशिश फेलियर हो रही है, आप फेलियर नहीं हो रहे। दैट इज अ टेम्पररी फेलियर, अल्टीमेटली आप निश्चित सक्सेसफुल होंगे। यस। टिके रहकर लगातार प्रयास करने से आप बेहतर बनते चले जाते हैं। उसी चीज को बार बार करने से, दोहराने से आप बेटर होते हैं, बेस्ट होते हैं, परफेक्शन पर पहुंच जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। पहले 10, 20, 30, 40, 50 लोग, आप ये सोच करके उनको मिलने की शुरुआत कीजिए, प्लान कीजिए कि आप बिजनेस को सीखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। अगर आपका प्रोस्पेक्ट नहीं ज्वाइन करता तुरंत तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, डिमोटिवेट मत होइएगा, आगे बढ़िएगा। इस बिजनेस का एक मंत्र याद रखिएगा, इफ यस बेस्ट, इफ नो नेक्स्ट। अगर वो आ गया बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो पारी अभी बाकी है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्त। मान के चलें कि मेरे हाथ में एक इंपॉर्टेंट पेन है जिसमें डायमंड लगा हुआ है, बेशकीमती पेन। मैं किसी दूसरे व्यक्ति को देने की कोशिश कर रहा हूं, वो लेने से मना कर रहा है। पेन अभी भी किसके हाथ में है? मैंने उसके बाद दूसरे को दिखाया, उसने मना किया, किसके हाथ में है? तीसरे को दिखाया, उसने लेने से मना किया, किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। मेरे दोस्त, ये वो अपॉर्चुनिटी है। लूजर वो है जो ले नहीं पा रहा। प्लान के रूप में शानदार अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है जिससे किसी और की जिंदगी बदलेगी। जस्ट वन प्लान कैन चेंज द लाइफ। ये एक पारी खेलने की तरह है, एक बॉल करने की तरह है। आप बहुत सारी बॉल फेंक रहे हैं, हर बॉल विकेट पे लगे या जरूरी नहीं, लेकिन अगर ठान लें कि तब तक बॉल फेंकना है जब तक विकेट तक लग नहीं जाएगा तो निश्चित तौर पर आपकी बॉल विकेट हिट करेगी। रिकॉर्ड एंड एमएलएम में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन, उद्योगपति अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए उसमें काम जो भी होता है उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है, उसका क्या माल अंदर आ रहा है, क्या बाहर जा रहा है। इसी तरह से आप भी इस इंडस्ट्री में बीइंग ए नेटवर्कर एक बहुत बड़े बिजनेस को अगर खड़ा करने की सोच रखते हैं तो आप अपने किए गए एक्शन को जरूर रिकॉर्ड करें। जो मैं आपसे एक प्लान के रूप में कहना चाह रहा हूं, प्लान हो तो उसे जरूर रिकॉर्ड करें। किस दिन प्लान दिखाया गया था, लिस्ट में लिखे हुए सारे नाम बाकी हों, एक फॉर्म हो जिसका नाम है रिकॉर्ड, एसटीपी रिकॉर्ड फॉर्म। अगर आप उसमें ये सारी चीजें लिख रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम, एज, प्रोफेशन, एजुकेशन, लिस्ट वाली सारी चीजें, फिर उसके बाद आ गया प्लान की डेट, फर्स्ट फॉलोअप कब हुआ, उसके कमेंट्स क्या है, सेकेंडरी फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप, ड्यू डेट क्या है, ये आपने उसमें मेंशन किया। उसके बाद उसको वीकली अपडेट किया कि वो फॉलो मैच्योर हुआ या नहीं हुआ, आपने उसने कोई ओपन मीटिंग देखी या नहीं देखी, उसने कोई फॉलो पैक पढ़ा या नहीं पढ़ा। ये एक उसको हेल्प करेगा आगे बढ़ाने में, उनके नतीजों को बदलने में आपकी मदद करेगा। क्या मदद मिलेगी? डेली एक्शन को रिकॉर्ड ना करने पर आप पुराना डाटा भूल चुके होते हैं। अगर किसी को पूछूं कि आज से 8 दिन पहले या पिछले 15 दिनों में कितने प्लान किए, वो बोलता है 20। तो किन किन लोगों को किए, तो 20 नाम एक समय पे दोहराना उसके लिए मुश्किल होगा। किस डेट को हुए, क्या कमेंट से मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक डाटा लिखा हुआ है तो वो डाटा उसकी योजना को बनाने में, प्लानिंग बनाने में बहुत आसानी करेगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? यस। इसका प्रैक्टिकल मैं यहां पे कर सकता हूं। बोलने वाला बोलेगा सर इतने प्लान किए, मैं पूछूंगा कि वो नाम भूल चुका होगा, मुश्किल से 5-10 लोगों के नाम ले पाएगा। रिकॉर्ड ना रखने पर आपको अपने कार्य की गति पता नहीं चलेगी। सर बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत हद तक इस बिजनेस के ना चल पाना, यानी कि इस भाषा का इस्तेमाल लोग जब करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, बिजनेस नहीं चल पा रहा,
ये निकलता है कि वो उतनी संख्या में प्लान नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा जो करना जरूरी है। यस, सारा रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है, उसकी संख्या नहीं पता चलती, उसकी गति नहीं पता चलती। रिटर्न रिकॉर्ड आपको बताएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी कितने प्लान हुए, इन द मंथ ऑफ दिसंबर कितने प्लान हुए। यस, रिकॉर्ड करने से आप अपने काम को एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, उसको रीडिस्कस कर सकते हैं अपनी अपलाइन के साथ। बिना रिकॉर्ड के आपकी कोई भी अपलाइन आपको, जहाँ कोई आपकी सीनियर अपलाइन सेमिनार के लिए एज ए गेस्ट स्पीकर जब वहां पहुंची है, अगर रिकॉर्ड लेके बैठेंगे वो आपको अच्छा गाइड कर सकेंगे, वो रीजंस एनालाइज करेंगे, नतीजे ना आने का क्या रीजन है, उससे आपको जो उस व्यक्ति से रीअपॉइंटमेंट आपने रखी थी वो मैच्योर नहीं हुई, इस बारे में पता चलेगा। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादा रिजल्ट हम इसलिए नहीं ले पाते, ज्यादा क्लोजिंग्स हम जो किए हुए प्लान है उनको क्लोजिंग तक इसलिए कन्वर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम उस व्यक्ति के साथ जो हमारा सेकेंडरी फॉलोअप होता है उसको मैच्योर नहीं कर पाते। यानी कि जो प्रोस्पेक्ट है वो हमें मिलने के लिए टालता है और वो हम टल जाते हैं, हम उसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं करते कि हम दोबारा उसे पकड़ें और फॉलोअप के लिए अपॉइंटमेंट मैच्योर करने में कामयाब हो पाएं। ये चीज करने से आपके नतीजे बदल जाते हैं। नेक्स्ट, आप अपने प्रत्येक एक्शन को रिकॉर्ड करके उसकी अपलाइन को देना फीडबैक प्रोग्राम है, टेलीफोन के जरिए मिलके अपने कार्य की पूरी जानकारी अपलाइन तक पहुंचाएं। आप अपलाइन के अनुभव का, एक्सपीरियंस का फायदा ले सकते हैं। जब आप डिस्कस करेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि बेटा यहाँ क्या करना है या कैसे ब्रदर करना है। ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले बुरे दौर से बचाएगा। कई बार लोग अकेले काम करते हैं, लिस्ट को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को समझ लीजिए खुद खराब कर लेते हैं, उनको सही हैंडल ना कर पाने की वजह से अब वो दोबारा उन प्रोस्पेक्ट्स से मिलने में कामयाब नहीं होते, तो वो बिजनेस का एक फेलियर फेस चला जाता है। अपलाइन उस समय आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर आप हर वीक अपने काम को एनालाइज करेंगे तो अपलाइन उन फॉलोअप्स को मैच्योर करने में आपकी मदद करते हुए आपके नतीजों तक बदलने में आपकी ज्यादा मदद कर सकती है। यानी कि इससे आपके और आपकी अपलाइन के बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं बनेगा, इससे आपके प्रति आपकी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और उससे आपके लिए रिजल्ट बढ़ आएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्त? यस। कार्य विश्लेषण से आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं, फिर उसे दूर किया जा सकता है। फिर वही बात कि उसको विश्लेषण यानी कि एनालाइज करते हुए सही प्लानिंग बनाई जा सकती है, उस पर अमल किया जा सकता है, जो आप खुद भी कर सकते हैं, अपनी अपलाइन के साथ कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हफ्ते में एक बार आपका उस अपलाइन के साथ बैठना जरूरी है जिसे आप अपनी एक्टिव अपलाइन मानते हैं, और उसके साथ उन प्लान और उन फॉलोअप्स के बारे में चर्चा करना जरूरी है जो आपने पिछले वीक एक्शन में किया, ताकि सही समय पर उसको डिसीजन में कन्वर्ट किया जाए। ये था दोस्त 4 बेसिक्स, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलोअप। आई विश आपको मजा आया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्त? यस। एक लास्ट 2-3 स्लाइड्स हैं जो इंपॉर्टेंट विषय हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसलिए कि आपको आगे बढ़ने के समय इन बातों पर इसकी इंपॉर्टेंस को जानना और इसको अमल में लाना बहुत जरूरी है। 4 बेसिक्स, लिस्ट, कॉन्टैक्ट, शो द प्लान, फॉलो अप करना, लगातार प्रैक्टिस करना, उसमें माहिर बनना, अपने डाउनलाइन को उसे करना सिखाना और उसको बेहतर तरीके से करने वाले लोगों की गिनती को बढ़ाना आपके नेटवर्क को स्ट्रांग बनाएगा। ये कोर स्टेप यानी कि हर रोज करने वाले नियम के रूप में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन इसके आगे उसमें एक इंपॉर्टेंट कोर स्टेप आता है डेली बुक रीडिंग। बुक रीडिंग के रूप में मेरे दोस्त मैं कहना चाहूंगा, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आपको बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए। इन बुक्स को पढ़ने से आपके नजरिए में सकारात्मक बदलाव यानी कि पॉजिटिव अप्रोच आएगी और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आपके अंदर लीडरशिप की क्षमता आ जाएगी। अगर आप तेजी से बेहतर लीडर बनना चाहते हैं, आप अपनी अपलाइन के सिखाने का इंतजार किए बिना तेजी से उन किताबों की संगत कर सकते हैं जो किताबें आपको बहुत बेहतर सिखाने का बहुत दम रखती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ऐसी कुछ किताबों के नाम मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं जो मेरे हिसाब से इस बिजनेस में शामिल होने के बाद आपको पढ़ना आपकी मदद कर सकता है, इस विषय के बारे में जानने के बारे में, इस बिजनेस को बेहतर तरीके से करने के बारे में। किताबों के कुछ नाम हैं जैसे पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, इसके राइटर हैं बक हजेस। इस किताब को पढ़ने से आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, यानी कि मनी के साथ टाइम फ्रीडम कैसे आती है, बहुत बेहतर ब्यूटीफुल कहानी के माध्यम से इसमें समझाया गया है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बुक पैराबल ऑफ पाइपलाइन। फिर है सवाल ही जवाब है, एलन पीज इसके राइटर हैं। इस बुक में आपको सवाल जवाब, बॉडी लैंग्वेज, लोगों को हाथ तक कैसे पहुंचाएं, ये सीखने में मिलता है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में नतीजे ना ले रहे हो तो ये किताब आपको हेल्प कर सकती है।
जीत आपकी शिव खेड़ा जी की किताब है, जो आपको सकारात्मक सोच, पर्सनैलिटी, करेक्टर को बनाने में आपको मदद करती है। लोक व्यवहार में कुशलता, डेल कार्नेगी जी की किताब है। ये आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लोगों से डील कैसे करना है, बात कैसे करनी, व्यवहार कैसे करनी है, इसको बेहतर बनाने में आपकी बहुत मदद करेगी। और इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। डेल कार्नेगी जी बहुत बड़े लेखक हुए हैं। कॉपी कैट मार्केटिंग, अगेन आई थिंक बर्क हजेस इसके राइटर हैं। और इस बुक से आपको नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषाओं के बारे में और अलग कैलकुलेशंस के बारे में सीखने में मिलेगा। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये मेरी एक फर्स्ट ऐसी बुक थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था बिजनेस में शामिल होने के बाद। मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है ये। रॉबर्ट जे श्वाज इसके राइटर हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू। और इसको बुक को लिखने का तरीका बहुत बेहतर है। हर चैप्टर के लास्ट पेज पर नोट्स इस तरह से दिए गए हैं कि आपको उस बुक को पढ़ने का मजा आएगा। मैं सेलिंग में सफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, अगली किताब। फ्रैंक बटगर इसके राइटर हैं। वो सेल्स मैनेजर थे किसी फील्ड में और उन्होंने अपनी सेलिंग एक्सपीरियंस को लिखा है। ये आपकी सेलिंग स्किल्स को बढ़ाने में मदद करता है। आपके लिए ये बुक नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में भी बहुत हेल्प करेगी। अगली बुक है आपकी जिंदगी 1 मिनट में बदल सकती है। इस बुक के राइटर हैं विली जाली। बहुत जबरदस्त बुक है। हर पन्ने पर एक ऐसी कहानी लिखी गई है जो आपकी सोच को बड़ा और मजबूत और जानदार बनाती है। बहुत बेहतर फेवरेट बुक है मेरी ये भी। बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके राइटर हैं। बिजनेस स्कूल लिखी है उन्होंने, रिच डैड पुअर डैड लिखी है। ये बुक से आपको बिजनेस की भाषा को सीखने में मदद मिलेगी। उन्होंने अपनी इस बुक में समझाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का बेहतरीन प्रोफेशन है। मतलब यू जस्ट अंडरस्टैंड माय वर्ड्स कि अमेरिका का एक सफल उद्योगपति, बिजनेसमैन, राइटर ये लिख रहा है कि अगर आने वाले समय में मुझे दोबारा अमीर बनने की पारी की शुरुआत करनी हो तो मैं एक नेटवर्कर बन के उस पारी की शुरुआत करूंगा। अब आपकी बारी है। अब आपकी, दोहराइए जरा, अब आपकी बारी है। ये जेनेसिस इंटरनेशनल सिस्टम के अंडर बना हुआ एक फॉलोअप, एक इंफॉर्मेशन पैक है जिसमें आपको 4 बेसिक्स की क्वेश्चन आंसर्स की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो टॉपिक मैंने आज यहां पे एक्सप्लेन किया है, आपको उससे जुड़ा हुआ 60% कंटेंट्स जो है आपको उस बुक को पढ़ने से नोट्स के जरिए बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। ये बुक्स को पढ़ना आपके लिए हेल्प करेगा। लगभग 10 किताबों के मैंने नाम बताए हैं। इनके अलावा जब आपके अंदर बुक पढ़ने का इंटरेस्ट कायम हो जाए तो आप और किताबों को पढ़िए। स्वेट मार्डन, राजेश अग्रवाल, विजय बत्रा, प्रमोद बत्रा, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं और उनको आपको प्रेफर करना हेल्प करेगा। स्वेट मार्डन जी बहुत की बुक्स 50 रुपए से भी कम कीमत में मिल जाएंगी और आपके लिए वो चीज बहुत हेल्प कर सकेगी। एंड द लास्ट, यस दोस्तों, एट द एंड फॉलो द जेनेसिस इंटरनेशनल सिस्टम। जो मैंने आपसे शेयर किया वो इस सिस्टम की बदौलत है। जेनेसिस इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि एक ऐसा ट्रेनिंग स्पॉट जो आपको ये कहता है कि अगर ये काम आप करेंगे और दोहराएंगे और बिजनेस में सफल होने तक इन चीजों को करते रहेंगे तो आपके लिए निश्चित है कि आप जरूर सफल होंगे। यानी कि आपको बुक्स की संगत रखनी है। पीएमए बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं वो पढ़नी है। आपको जो इस बिजनेस में इनके सीनियर लीडर सेमिनार के माध्यम से बनी हुई सीडीज और डीवीडीज को लगातार देखने की आदत में रहना है। आपको हर मीटिंग और हर सेमिनार में जाना है, फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। आपको हर रोज कम से कम 2 प्लान अपने लिए जरूर दिखाने हैं, आपकी खुद की लिस्ट पर या आपकी अपलाइन के द्वारा आपकी लिस्ट पर। आपकी अपलाइन के अनुसार ये प्लान की संख्या 8 से 10 होनी चाहिए डेली। अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हैं मिनिमम 2 प्लान आप जरूर करें। आप साइड नॉलेज लें। जब भी आपकी साइड पे कुछ अपग्रेडेशन होता है ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मैं ऐसा कहूंगा आपसे स्टेज के माध्यम से, अगर आप इंटरनेट चलाना नहीं जानते तेजी से उस कमी को पूरा कीजिए, साइट पे विजिट कीजिए, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। बी टीचेबल, सीखने के लिए तैयार रहिए। जो आपकी अपलाइन आपको बोले उसे सबमिट कीजिए, उसे समझिए, उसे फॉलो कीजिए। इससे कहते हैं टीचेबिलिटी। एंड बी अकाउंटेबल, जो आप कहें उसे करें जरूर। आप समय किसी को दें तो समय पर पहुंचें। आप किसी से कोई वादा करें उसे निभाएं। आप मैनेजमेंट ऑफ मनी जो है उसे ठीक रखें, अकाउंटेबल रखें। लोगों के साथ सही तरह से व्यवहार करें, यानी कि अकाउंटेबिलिटी के साथ चलें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन टीम, जब आप टीम के साथ बातचीत करें तो आप कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखें। आप ऐसे व्यक्ति की तरह अपनी छवि मत बनाएं कि जिसकी डाउनलाइन काम कर रही है और अपलाइन को वो जानते भी नहीं और कोई और अपलाइन उस जिम्मेदारी को निभा रही है। आप टीम के साथ इस तरह से जुड़ें कि आपको वो प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। काउंसलिंग विद योर अपलाइन वीकली, एक बेहतर डाउनलाइन के रूप में आप अपलाइन को यह एहसास करा दें
कि सर मैं आने वाला समय का आपका टोपाज हूं, वो आपकी कम्युनिकेशन में रहे। दोस्तों जो भी बातें मैंने यहाँ कही हैं ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं इस बिजनेस के। नेवर्स के रूप में ये कहा जाता है कि आप मनी का मिसमैनेजमेंट नहीं करें, आप लोगों से कभी भी नकारात्मक बातें ना करें। इन चीजों को फॉलो करने से, अमल में लाने से आपके लिए इस बिजनेस में आगे बढ़ना, सफलता को लेना यकीनी हो जाएगा। जरूरी नहीं कि ये आसान हो, शुरुआत में कुछ मुश्किलें आती हैं, संघर्ष होते हैं, लेकिन हर मुश्किल आपका इम्तिहान लेने के लिए होती है, आपको मजबूत बनाने के लिए होती है। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, जैसा कि कहा गया है कि स्मूथ सीज नेवर मेक गुड सेलर, शांत समुद्र कभी अच्छे नाविक नहीं बना सकता। स्मूथ रोड नेवर मेक्स गुड ड्राइवर, साफ रोड कभी भी आपको अच्छी गाड़ी चलाने वाला नहीं बना सकती। अंत में ये कहना चाहूंगा, कहते हैं दुख में दर्द में दवा है ड्यू सॉफ्ट, गमे जिंदगी में एक पनाह है ड्यू सॉफ्ट। जो ना समझा उसके लिए कुछ नहीं, और जो समझ गया उसके लिए खुदा है ड्यू सॉफ्ट। हमारे भगवान को, हमारी जिंदगी की शान को, इस ताकत को, ड्यू सॉफ्ट को, इसकी जय जयकार को। लेट्स से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। Love you all. Thanks to all my senior upline. Thanks to cooperative upline. Thanks to Rishi sir. Thanks to Anurag sir. Thanks to all my DJ Ace and Music.